आज क्या पढ़ने वाले हैं? महुआ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है? अच्छा, पहला हमारा क्या रहेगा आज? बालको का मोर जल मोर माटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आज की दो न्यूज़ हमारी रहेगी महुआ के ऊपर। तो पहला है बालको का मोर जल मोर माटी प्रोजेक्ट एम्पावरिंग छत्तीसगढ़ महुआ फार्मर्स, ठीक है। तो बालको क्या चीज़ है? एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो बालको ने पार्टनरशिप किसके साथ किया? एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन एफ्रो टू लॉन्च द मोर जल मोर माटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली फार्मर्स के ऊपर ही बेस्ड है, ऑब्वियसली मोर जल मोर माटी चल रहा है तो, ठीक है। एक सेकेंड रुको, अभी भी नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। To empower the Mahua farmers of Chhattisgarh, the project aims to increase their income by providing them with necessary skills and knowledge to ensure profit, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भी फार्मर्स होंगे महुआ के फार्मर्स, उनको ये लोग टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और इनपुट्स देंगे, फाइनेंशियल इनपुट्स वगैरह। तो महुआ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक तो वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है महुआ, ठीक है। क्या है? MFP, लघु वन उपज, ठीक है। तो लघु वन उपज है महुआ। तो और दूसरा ट्राइब्स का लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड है और इससे क्या बनती है? देसी शराब बनती है, ठीक है, महुआ से। और उसको बेचकर वो लोग पैसे कमाते हैं ट्राइब्स। तो महुआ का प्रोडक्शन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है महुआ, ठीक है। तो इसको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स लगा रही। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ महुआ ट्री देखो, दे आर फाउंड इन, ये वाले में तो अच्छा उतना नहीं लिखा है मैंने, नेक्स्ट आर्टिकल में बहुत अच्छे से दिया है। फिर भी देख लेते हैं। डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आर अ चीफ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल कम्युनिटी, ये मैं बताई। दे आर एसेंशियल टू द ट्राइबल पॉपुलेशन एज ए यूज फॉर्म ऑफ कुकिंग एज वेल एज सेलिंग इन द लोकल मार्केट, ठीक है। और इससे वो भी बना लेते हैं कई बार, मतलब इसको डिकम्पोज करके, जैसे इथेनॉल होता है ना, उससे फ्यूल बनाते हैं, तो इससे भी बनता है। इसके जो डिकम्पोज होने के बाद पहले लेवल पे तो वो बनेगा अल्कोहल, शराब बनती है, उसके बाद फिर फ्यूल भी बन जाता है इससे, ठीक है। और दूसरा फेस्टिवल्स में भी यूज़ करते हैं। हल षष्ठी का त्यौहार आता है ना, तो हल षष्ठी में जो चुकिया बनाते हैं, तो चुकिया में लाई, बतासा ये सब डालते हैं ना, तो महुआ भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो महुआ छत्तीसगढ़ के कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन वो किस में यूज़ होता है? फेस्टिवल्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेस्टिवल्स भी हम लिख लेंगे। फिर क्या देखो, चैलेंजेस फेस्ड बाय महुआ फार्मर्स, इनको प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है महुआ फार्मर्स को। महुआ का ऐसा है कि एक्चुअली देखना, कभी घर में आया होगा, अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो वो ऐसे गीला सा हो जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाए, गीला पड़ जाता है महुआ। तो महुआ को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये होता है जो कि एयर से मॉइस्चर खींचकर गीला हो जाता है, ठीक है। हम जो बहुत सारी ईटिंग मटेरियल खाते हैं वो भी ऐसे होते हैं ना, नम हो जाते हैं, सील जाना बोलते हैं इसको। तो महुआ भी ख़राब हो जाता है। अब अगर आप महुआ प्रोडक्शन, मतलब महुआ आपने उगाया, ठीक है, अब आप उसको, चाहे आपको शराब बनाना है या कहीं बेचना है या कुछ भी करना है, आपको फेस्टिवल के लिए भी मार्केट में बेचना है, तो गीला पजरा महुआ तो नहीं बेचोगे, सूखा साफ महुआ ही बेचोगे ना। और ये बहुत जल्दी इसमें पानी पड़ झड़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसकी? महुआ की। एक सेकेंड, हेलो सर, नहीं हो रहा है, मैं रिकॉर्डेड स्टार्ट कर दी हूँ। हाँ ठीक है सर, हाँ हाँ। और सर इसमें लैपटॉप में माइक और ऑक्स वाला जो है उसमें फ्लक्चुएट कर रहा है वो, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलो ठीक है। पिछले जितने भी बार वाईफाई नहीं आया है उस हर बार में माइक ऑफ रहा है, ठीक है। या एक पहली बार में ये वाला माइक ऑफ था तो आवाज़ नहीं आई, दूसरी बार में मैं इसको अच्छे से चेक करके गई तो वो वाला माइक ऑफ था, ठीक है। फिर तीसरी बार में ऐसा हुआ था कि दोनों ही ऑफ था और फिर मुझे दोबारा क्लास लेनी पड़ गई थी फालतू में, ठीक। और वही 2 क्लास थी जिसमें मैं सबसे ज़्यादा ज्ञान की बातें बताई थी, ठीक है। और वो छूट गया जिन लोग नहीं आए थे उन लोग का, क्योंकि दोबारा में ज्ञान की बातें थोड़ी बताते आदमी, वो पढ़ा के आगे बढ़ गया। तो सर भी वही कह रहे हैं कि माइक चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या कह रहा है
दे यूज टू टेक, अच्छा एक और चीज़ था इसमें महुआ में, एक तो हाइग्रोस्कोपिक है वो है, और दूसरा क्या है, पहले जैसे मैं मंडी वाला चीज़ बताई थी, ठीक है, कि वो मंडी लेकर जा रहे हैं, अब मंडी में कहीं वो मंडी में बेचना है आपको कि डायरेक्टली बेचना है, फिर वहाँ जो इंटरमीडिएटरीज, ऐसे बहुत सस्ती चीज़ है महुआ, सस्ते में मिलता है, लेकिन अगर इंटरमीडिएटरीज के थ्रू जाता है तो फिर क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी महुआ में कि दे टेक देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द मंडीज विदाउट सॉर्टिंग देम ऑफन लीडिंग टू क्वालिटी इश्यूज। और क्या दिया इसमें कि महुआ की, अब वो आपने कलेक्ट कर लिया, अब चूँकि मैंने जैसे इमली हो गया, ठीक है, तुमने तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो सारी अच्छी क्वालिटी की होगी, बहुत सारी सड़ी होंगी उसमें, किसी में कीड़े लगे होंगे, तो महुआ का भी वैसा ही होता है। तो फार्मर्स जो है वो सॉर्ट नहीं करते, उसको ऐसे ही ले जाके बेच देते हैं, फिर वो आगे क्या होता है, अगर वो ख़राब है तो धीरे धीरे बिक्री कम हो जाती है उनकी, क्योंकि ख़राब महुआ बिक रहा है मार्केट में तो लोग खरीदते नहीं है फिर उसको। तो वही चीज़ क्या लिखी, विदाउट सॉर्टिंग देम लीडिंग टू क्वालिटी इश्यूज एंड लोअर प्राइजेस, फिर उनको भी सस्ते में ही लेगा ना, जो अगर आप ख़राब महुआ दोगे उनको बिना सॉर्ट किए तो खरीदने वाला भी सस्ते में खरीदेगा कि आप मिक्स ख़राब वाला बेच रहे हो। दूसरा, शेल्फ लाइफ ऑफ महुआ फ्लावर्स डिपेंड ऑन मॉइस्चर कंटेंट मेकिंग देम हाइग्रोस्कोपिक प्रोन टू गेटिंग स्पॉइल्ड बाय अब्जॉर्बिंग टू मच एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ये जो मैं बताई वही चीज़, ठीक है, कि वो नम हो जाते हैं। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, ट्रेनिंग सेशन बाय बाल्को एंड एफप्रो, ये लोग क्या करने वाले, दे कंडक्टेड द ट्रेनिंग सेशंस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग पर्पसेस। ग्रेडिंग मतलब उनको कैटेगराइज ही करते हैं, ठीक है, कि ये बेस्ट क्वालिटी का है, ये उससे कम ऐसा, ठीक है, और सॉर्टिंग भी वही हो जाता है, ठीक। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स फ्रॉम एफप्रो शोड द सैम्पल्स ऑफ ग्रेडेड महुआ टू फार्मर्स। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सैम्पल्स लेकर आते हैं, उसको दिखा करके उनको समझाते हैं, ठीक है, कि ये वाले महुआ अच्छे वाले ऐसे होते हैं, बुरे वाले ऐसे होते हैं, और उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए महुआ को, ठीक है। एंड लर्न द नीड टू सेपरेट द गुड यील्ड फ्रॉम द डैमेज, ये समझ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मोर देन, ये तो फैक्ट है कि 110 फार्मर्स 10 डिफरेंट कम्युनिटी से इसमें इन्वॉल्व हुए हैं इस ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, बेनिफिट टू फार्मर्स एंड कस्टमर्स। अब ऑब्वियसली ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब आप सॉर्टिंग करोगे, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि महुआ को आप सॉर्टिंग करो, तो जब वो अच्छे क्वालिटी का महुआ बेचेंगे तो उनको क्या मिलेगा, ज़्यादा प्राइस बेटर मिलेगा उनको, ठीक है। फिर क्या है, ऑल्सो बेनिफिटेड देयर कस्टमर्स हु गॉट क्वालिटी प्रोडक्ट्स विदाउट एनी परचेज रिस्क। दूसरा, हाइग्रोस्कोपिक वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये लोग पैकेजिंग और ये सब भी सिखाते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग विल भी पूरा उसमें रहेगा, और ये सिखाएंगे कि आप कैसे उसको बचाओगे हाँ, कि आप हाइग्रोस्कोपिक है अगर तो आप उसको मॉइस्ट होने से कैसे आप अपने उसको बचा सकते हो, और क्वालिटी के हिसाब से भी होता है, ठीक है। हाई क्वालिटी में हुआ है तो इतने जल्दी वो नहीं मॉइस्ट होता, तो वो सब चीज़ें इनको सिखाते हैं वहाँ पर, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ विच विल बी पास्ड ऑन टू द एंड कस्टमर। 50 क्विंटल ऑफ महुआ फ्लावर्स वेर हैंडल्ड, सोल्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली बाय द पार्टिसिपेंट फार्मर्स। ये याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक। चलो फिर इम्पैक्ट ऑफ मोर जल मोर माटी प्रोजेक्ट, इसमें क्या बोल रहे हैं, इट रीच्ड आउट टू ओवर 2400 फार्मर्स, ये भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कवरिंग मोर देन, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि ऑलमोस्ट 32 विलेजेस में चल रहा है मोर माटी मोर जल प्रोजेक्ट, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ द फार्मर्स हैव अडॉप्टेड द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स सच एज राइस इंटेंसिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉपिंग, वेजिटेबल एंड व्हीट कल्टीवेशन एट्सेट्रा, ठीक है। तो राइस इंटेंसिफिकेशन, वो राइस से रिलेटेड एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए बताते हैं और उसमें भी बहुत सारे आते हैं। अब राइस का एक मेथड ये भी होता है, अब वो एग्रीकल्चरल मेथड होते हैं बहुत सारे, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है हम लोग को, ठीक है, जैविक खेती के लिए। फिर क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉपिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मिलेट्स में पढ़ाई थी मैं कि सूखे एरियाज़ में आप अगर धान उगाओगे तो धान को इतना सारा पानी चाहिए, ऑलरेडी सूखा है वहाँ पर, तो जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा ही पानी देना पड़ेगा, क्योंकि आधा पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, आधा पानी सीप इन हो जाएगा ग्राउंड के अंदर, तो पैडी के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा पानी देना पड़ेगा,
ठीक है, तो आपका क्या हुआ, सस्टेनेबल नहीं होगा वो एग्रीकल्चर। फिर आपको उस पानी आएगा कहाँ से, फिर पंप्स लगाने पड़ेंगे इरिगेशन के लिए, है ना, खींचना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीट करोगे आप, पंप लगा के नीचे से ग्राउंड वाटर खींचोगे। तो इसलिए क्या बोला है कि ड्राई एरियाज में क्या कर दो, मिलेट्स उगा लो, तो मिलेट को पानी नहीं लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉपिंग मतलब वही होता है कि जो क्लाइमेट है आप उस हिसाब से क्रॉपिंग करिए वहाँ पर। तो आप क्लाइमेट के फेवरेबल जो क्लाइमेट है, जिस क्रॉप के फेवरेबल जो क्लाइमेट है वही क्रॉपिंग करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट इनपुट्स नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम रहेगा, तो आगे चल के फार्मर को आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और उसको मार्केट में उसके पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉपिंग। फिर वेजिटेबल और वीट कल्टीवेशन तो क्लियर है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 15% ऑफ द फार्मर्स आर एंगेज्ड इन लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज़ लाइक, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, और अलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, अलाइड एक्टिविटीज़ मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर मेन होता है, पर एग्रीकल्चर के अलावा जिसको सहायक वो बोलते हैं शायद हिंदी में, है ना, तो एग्रीकल्चर के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं उसको क्या बोलते हैं, अलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, और ये तो बाकी दिया नहीं, मछली पालन, एक्वाकल्चर, ये सब आता है, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, ठीक है, मछली पालन, ये सारी चीज़ें किस में आता है, और वो भी सुअर पालन भी आ जाएगा, पोल्ट्री भी आ जाएगी। पोल्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, जिसमें मुर्गी पालन बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी क्या हो जाती है, एलाइड एक्टिविटीज़ हो जाती है। और ये ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये भी एक क्लास में बता चुकी हूँ कि अगर राइस ही उगाते रहोगे, ठीक है, और अगर आपको पानी कम पड़ गया या राइस वाला क्लाइमेट नहीं रहा किसी साल, तो आपको तो पूरा लॉस हो जाएगा, आपका लाइवलीहुड लॉस हो जाएगा। ठीक है, उस साल आपके पास पैसे ही नहीं आएंगे फिर। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि आप अगर धान के फार्मर हो तो आप एक और कुछ उठा लो साथ में, मुर्गी पालन भी उठा लो। मान लो अगर आपका धान की फसल बर्बाद भी हो गई तो मुर्गी पालन एक तो रहेगा, बैकअप प्लान आपके पास। ठीक है, या आपके कुछ और आप क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है, और आपने साथ में बी कीपिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन या मछली पालन, कुछ भी कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, तो अगर आपका क्रॉप ख़राब भी हो जाता है या किसी साल आपको उतने मार्केट में आउटपुट नहीं मिलता, जैसे टमाटर 2 रुपये किलो में, 1 रुपये किलो में बिकता है कई बार, तो फार्मर्स जिएंगे कैसे। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे जगह भाई ऐसे टाइम पे, या फिर अगर क्लाइमेट ऐसा कुछ हो गया, जैसे अभी क्या हो रहा है, खरीफ सीज़न के टाइम पे रेनफॉल हो रही है, तो क्रॉप्स तो बर्बाद हो जाती हैं ऐसे में। ठीक है, या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, जब जायद क्रॉप्स का रीज़न है उस सीज़न है उस टाइम सूखा पड़ गया अगर बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, वो उसकी क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी। तो एक लाइवलीहुड बैकअप होना चाहिए फार्मर्स के पास। ठीक है, क्योंकि फार्मिंग बहुत ज़्यादा क्या है, जब फार्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जोग्राफी या इकोनॉमी में, तो उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि इट इज़ वेरी अनसर्टेन, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ वेरी अनसर्टेन। ठीक है, एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून, है ना, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून एंड इट इज़ अनसर्टेन। और मानसून क्या होता है, मानसून भी अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल होता है, बिल्कुल हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तरह। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए उनके पास एक बैकअप प्लान, जैसे हम लोग को कहते हैं ना एक बैकअप प्लान होना चाहिए, कुछ नहीं आता तो एक वो रहता है कि चलो ठीक है, उसके भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं ऑल दो। ठीक है, तो वो चीज़ इन लोग को बोलते हैं फार्मर्स को। ठीक है, ऑलमोस्ट 50। फिर क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट इंटरवेंशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द एवरेज एनुअल इनकम अलॉन्ग विद इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय ऑलमोस्ट 50%। अब इनपुट कॉस्ट जो बता रही हूँ कि इनपुट कॉस्ट डिक्रीज होती है अगर आप क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर करोगे, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगा। कॉस्ट ऑफ इनपुट मतलब समझ रहे हो, इनपुट मतलब अब आपका एग्रीकल्चर है, इनपुट मतलब आप ये पूरा आपको पढ़ना होता है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस नाम से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा हिंदी का मुझे सॉरी टर्म नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश बता रही हूँ। इसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड लिंकेज, इसको फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज मतलब उसमें सारे इनपुट्स आते हैं। इनपुट्स क्या क्या हो जाएंगे, हाँ, तो क्या क्या हो जाएंगे, सीड्स हो जाएंगे, पानी होगा, इरिगेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सारे इनपुट हो गए। ठीक है, फर्टिलाइज़र हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये मैन्योर, ये सारे क्या हो गए,
बैकवर्ड लिंकेज हो गया। और फॉरवर्ड में क्या आएगा, आउटपुट में हाँ क्रॉप आएगा उनका, ठीक है। जो मशीन्स जिससे वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ये सब चीज़, वो खैर हार्वेस्टर भी इनपुट में ही आ जाएगा, ठीक है। हार्वेस्टर मशीन्स तो इनपुट में आ जाएगा, आउटपुट में पूरा आगे की चीज़ें आ जाए, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। पूरा मतलब वैल्यू एडिशन को भी इंक्लूड करता है फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो उनके खुद जो क्रॉप्स बाहर आते हैं प्रोड्यूस होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड लिंकेज। और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब किससे लिंक कर रहा है, मार्केट से। तो मार्केट से क्या लिंक कर रहा है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट लिंक कर रहा है, जितने लॉजिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो पेरिशेबल होते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज लगता है, तो वो सारी किस में आ जाती हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। तो वही चीज़, तो इसमें क्या हो गया, जितना कम, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इनपुट्स या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम से जाना जाता था, कॉस्ट ऑफ इनपुट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम होगा उतना ही फ़ायदा है फार्मर्स को भी और कस्टमर्स को भी, क्योंकि ओवरऑल प्राइस भी कम होगा, COP कम होगा। तो और अगर आप यहाँ पर ज़्यादा, हमको ज़्यादा में भी मिल रहा है अगर, तो इसको फिर मार्जिन ज़्यादा मिलेगा फार्मर को, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट कम रहता है, ठीक है। और फार्मर्स वैसे भी इंडिया के ऑलमोस्ट 70 to 80% फार्मर्स तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, रिच फार्मर बहुत कम है भारत में, और वो जो हैं वो भी सिर्फ पंजाब हरियाणा साइड थोड़े बहुत मिलते हैं, बाकी मेजरली भारत में कौन है, लघु और सीमांत कृषि चल रहा है, ठीक है। तो उनके पास इतने पैसे हैं भी नहीं कि वो इतना करें ये सब, और इसीलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाया गवर्नमेंट ने। कोऑपरेटिव फार्मिंग के 2-3 फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा, एक तो कि कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब समझते हो, कोऑपरेटिव मतलब समझते हो, सहकारिता क्या होती है उसमें, कि ग्रुप, जैसे मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मान लो आप कर रहे हो, आप करो, 3 लोग अपना अलग अलग छोटे छोटे फार्म में करें। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि हम तीनों एक साथ आके फार्मिंग करेंगे, ठीक है। तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। डायरेक्ट फ़ायदा तो ये होता है कि लोन वगैरह मिल जाता है गवर्नमेंट से। अब मान लो मेरे पास इतना, मैं गरीब हूँ, अब मुझे बैंक लोन नहीं दे रही, पर हम तीनों के पास थोड़ा थोड़ा इतना पैसा है कि हम लोन की लिमिट को क्रॉस कर लिए मिलकर, तो हमको लोन मिल जाएगा बैंक से। तो ये तो डायरेक्ट फ़ायदा होता है कोऑपरेटिव्स का। दूसरा क्या होता है कि उसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसका मतलब क्या होता है कि देखना, होलसेल से ख़रीदते हैं हम सामान कुछ तो सस्ता पड़ता है, रिटेल में ख़रीदते हैं तो महंगा पड़ता है ना। तो वो क्यों होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से। मतलब अगर मैं मान लो महुआ खरीद रही हूँ, तो 1 किलो महुआ खरीदूंगी तो मुझे महंगा पड़ेगा। अगर मैं बल्क में खरीद लूँ, मैं 10 किलो महुआ खरीदूंगी तो थोड़ा मुझे सस्ता पड़ेगा। तो 1 किलो मैं खरीदूंगी, 1 किलो वो, 1 किलो से 10 लोग 1-1 किलो खरीदेंगे, हमें बहुत महंगा पड़ेगा। पर अगर हम कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे 10 लोग मिलके, और फिर अगर हम 10 किलो महुआ खरीदेंगे तो हमें क्या होगा, सस्ता पड़ेगा। तो ये इकोनॉमी, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। जितना बल्किंग होती है उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, ये फॉर्मूला है उसका। द मोर यू इंक्रीज द बल्क द लेसर इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं उसको। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग करने से। और दूसरा क्या है, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैंड फ्रेगमेंटेशन की, क्योंकि पूर्वजों वाला लैंड चल रहा है भारत में, ठीक है। इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा है कि एक लैंड है उसको भी बांटते ही जाते हैं, फिर उसके 4 बच्चे हैं, फिर हर 4 बच्चे के 2 बच्चे हैं, बांटते बांटते बहुत छोटा हो जाता है लैंड। और लैंड में भी फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली चीज़ आ जाती है। ऑल्दो उसको लैंड के लिए ये वर्ड यूज़ नहीं करते, बट कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, कि आप बड़े से लैंड में खेती करोगे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और दूसरा, एक ही हार्वेस्टर ले लो, ठीक है, एक मशीन, आपको एक ट्रैक्टर ले लो, एक हार्वेस्टर ले लो, वही पूरे खेत में चलेगा। बहुत बड़ा सा खेत है अगर तो, लेकिन उस खेत को उसके 5 बच्चे हैं, 5 भागों में बांट दिया। अब पाँचों के पाँचों हार्वेस्टर खरीदेंगे, पाँचों के पाँचों वो खरीदेंगे, बाकी मशीन्स लेंगे, तो उनका तो खर्चा फालतू बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, ये सब डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपनी लैंड, जो जिनकी लैंड मतलब वो होती है कंटिन्यू होती है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम पूरे एक कर लेते हैं अपनी लैंड को और एक ही चीज़ की खेती करेंगे। हाँ जी, हाँ, लैंड पूलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे कि इतनी बड़ी लैंड में सारे के सारे खेती करेंगे। तो अब क्या है, मान लो 1 लाख रुपए वो लगा सकता है, 1 लाख, अब 10 लाख की मशीन आ रही है, मैं तो अकेले 10 लाख की मशीन नहीं खरीद सकती, और 10 के 10 कोई नहीं खरीद सकता। तो हमारा फार्मिंग का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है, हम वही ट्रेडिशनल मेथड में फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है मशीन खरीदने। पर जब हम कोऑपरेटिव करने लगते हैं,
ये साथ में मिल के काम करने लगते हैं। तो सबके पास 1-1 लाख रुपए हैं, सब ने अपने 1 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए हो गए, हमने हार्वेस्टर खरीद लिया और हम हार्वेस्टर से कर रहे हैं। तो एक तो वो फास्ट हो जाता है प्रोसेस मैकेनाइजेशन से, और ईजी भी हो जाता है, और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कोऑपरेटिव, और इसीलिए जैसे मिल्क प्रोडक्शन वगैरह अभी जो चल रहा है इंडिया में, वो कोऑपरेटिव इसीलिए हो रहा है। डेयरी पहले क्या होता था, एक गाँव में एक आदमी हो, उसके पास गाय है, वो अपना दूध निकाल रहा है, बेच रहा है, कोई अपना दूध निकाल रहा है, बेच रहा है। फिर आया अमूल, ठीक है, गुजरात में, उसने पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया डेयरी कोऑपरेटिव्स को। वो पूरा कोऑपरेटिव है। वो क्या करता है अमूल, इस पे भी क्वेश्चन आया था मेंस पे, अमूल पे, यही वाले में, ठीक है, इकोनॉमी में आया था, पेपर 5 में अमूल के बारे में लिखा था। मतलब कुछ अच्छा क्वेश्चन था वो, ऐसा नहीं था कि अमूल के बारे में लिखो, कुछ कोऑपरेटिव्स ऑफ अमूल ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। तो उसमें समझाना था कि कैसे एज अ कोऑपरेटिव अमूल ने पूरे वाइट रिवॉल्यूशन को मतलब वो डेयरी उसको रिवॉल्यूशनाइज किया इंडिया में, ये चीज़ उसमें बतानी थी, ठीक है। तो वो सब कोऑपरेटिव्स के क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सारे जितने भी दूध वाले थे सबको एक तरह से इकट्ठा कर लिया, और सबसे वो कलेक्ट करते हैं दूध, और फिर प्रॉपर उसको इंडस्ट्री में अच्छे से प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग होती है। फार्मर्स जब बेचते हैं तो लोगों को लगता है क्या पता मिलावट करता हो, पानी मिला देता हो, डिटर्जेंट मिला देता हो, पर अमूल की पैकेजिंग की वजह से सबको उस पर इतना भरोसा है कि चाहे वो करते भी होंगे तो लोग खरीदते हैं, भरोसा है क्योंकि, ठीक है। तो वही फार्मर जो अकेला बेच रहा था, और उसका रीच भी नहीं था, वो अपने लोकल कॉलोनी आसपास ही तो बेचेगा, कितना दूर जाएगा, ठीक है। वो अपना वो भी नहीं बढ़ा पाएगा, दायरा भी नहीं बढ़ा पाएगा, गरीब ही है ना वो। लेकिन अगर वो कोऑपरेटिव अमूल को बेच देगा अपना दूध, तो अमूल तो पूरे इंडिया में चल रहा है, कहाँ गुजरात का, यहाँ तक हम उसको पी रहे हैं, साउथ में भी होता होगा, हो सकता है, ठीक है। तो ये सब फायदे होते हैं कोऑपरेटिव। हाँ, लिज्जत पापड़ भी, ये सब लोकल से स्टार्ट हुए थे एकदम, मतलब घर की औरतें बनाना स्टार्ट की, कि धीरे धीरे वो लोग साथ में आए, और एसएचजी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मिलता जुलता है, पर वो अलग चीज़ है टोटल, ठीक है। वो खुद से मिलकर वो लोग करते हैं। कोऑपरेटिव्स प्रॉपर लीगल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर क्या लिख रहा था, तो इसमें यही लिखा था कि इनपुट कॉस्ट क्या है, 40% बहुत होता है, 40% इनपुट कॉस्ट इन लोगों ने रिड्यूस किया, और प्रोडक्शन को 50% इंक्रीज किया है इसके थ्रू, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, बालकोज मोर जल मोर माटी प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल मेथड्स। क्योंकि क्या होता है, जैसे फार्मर है उसको तो नहीं पता कि देश दुनिया में क्या, जैसे मैं एक दिन बताई थी कि इजराइल का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, भले क्या है इजराइल सबसे वन ऑफ द मोस्ट ड्राइस्ट कंट्रीज़ है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत सूखा पड़ता है। लेकिन इजराइल में पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी से एक बार बात हो रही थी तो उसने बोला कि मेरे सर के जीजा जी इजराइल में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, भूल ही गए तो सर ही बता रहे थे, ये पंकज सर के, ठीक है। उनके जीजा जी बोले थे या भैया बोले थे, शायद भैया बोले थे शायद, वो इजराइल में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है बताया। तो मैं समझ गई कि कोई बड़ा आदमी है ये, ठीक है, क्योंकि इजराइल का एग्रीकल्चर इतना डेवलप्ड है, ठीक है, कि वहाँ अब यहाँ कोई बोलता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लगता है हाँ वही इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में होगा, कुछ ऐसा टाइप का लगता है ना। लेकिन इजराइल में है तो कुछ तो है बंदे में, ठीक है, क्योंकि इजराइल में वो मतलब साइंटिस्ट मतलब रिसर्च ही कर रहे हैं, और वहाँ का बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में इजराइल। तो अगर आप वहाँ पर कर रहे हो, मतलब जैसे हम पढ़ने वालों के लिए क्या बोलते हैं ऑक्सफोर्ड है ना, वैसे ही इजराइल है हम लोग के एग्रीकल्चर वालों के, ठीक है। तो ही समथिंग बिग, वो मैं समझ गई इजराइल बोले तो, और इसीलिए इजराइल मेंशन भी किया होगा शायद उन्होंने, नहीं तो सिर्फ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोल के चुप हो जाते वो, ठीक है। वो इजराइल में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऐसे बोला उन्होंने, ठीक है। तो वो तरीका है। अच्छा, जिसको नहीं पता है उसको तो नहीं समझ में आएगा, वो सोचेगा इजराइल में तो सिविल वॉर चलता रहता है, वहाँ क्या कर रहे हैं ठीक है। लेकिन वहाँ का एग्रीकल्चर डेवलप्ड है, अब हम लोग को पता है, ठीक है। तो वही क्या कह रहे हैं कि लोकल फार्मर्स को तो नहीं पता ना कि देश दुनिया में क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही, तो जब ये ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स उनको ट्रेनिंग देंगे और बताएंगे, तब तो उनको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्ट हुई, फार्मर्स को बस ये लगता था कि नाइट्रोजन डालना है तो यूरिया डाल दो। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई तो वो उनको समझाना चालू किए कि ऐसा नहीं होता है भाई, कि नाइट्रोजन चाहिए तो यूरिया डाले जा रहे हैं, ठीक है। और वो पूरा आपका ज़मीन आज की डेट पे ख़राब ही इसलिए हुआ है क्योंकि तुम यूरिया डाल रहे हो इतना ज़्यादा, क्योंकि सब्सिडी में मिल रहा है, अच्छा खासा सब्सिडी मिलता है, 70-80% सब्सिडी मिलता है उसमें, ठीक है। तो फॉस्फोरस और पोटैश तो कुछ डालते नहीं है, यूरिया डालते जाते हैं उसमें, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन हो जाता है। और नाइट्रोजन का साइकिल देखे हो
पढ़ा चुकी हूँ कितना टफ नाइट्रोजन साइकिल है। वो एक बार एक्सेसिव कर दोगे तो फिर उसको रिसाइकल होने में बहुत तकलीफ है। इतने सारे बैक्टीरिया फिर डालोगे आप उसको डिकम्पोज करने के लिए, है ना, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया कहाँ से लाओगे, फिर उसका वही है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगेगा उसका। तो सब साइकिल में चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने एक चीज़ गलत की पूरा गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो पीएससी में भी ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छा जैसे ये है ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होता है इंसान के साथ अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वो पॉजिटिव साइड्स ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है, कि अरे यार इसमें ये अच्छा होगा। तो वैसे ही मैंने भी बहुत सारे पॉजिटिव साइड ढूंढे, तो उसमें क्या पता चला कि अच्छा हुआ क्या है कि नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा ये तो पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में डीसी तो नहीं मिलेगा शायद, ठीक है, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, ये मैं 200% श्योर। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि पोस्ट भी नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम 200% सच में श्योर थी कि पोस्ट तो मिलेगा मेरे को। मेंस अच्छा गया ना, वो दिख भी रहा है कि मेंस अच्छा गया करके। तो और हिंदी में इतना कम हो जाएगा ये भी नहीं सोची थी मैं, ठीक हिंदी ने ऐसा बुरा हाल कर दिया ना मेरा। और हिंदी मेरा स्कूल में भी सब्जेक्ट नहीं था, मैंने हिंदी संस्कृत ऑप्शन आता मैं संस्कृत ले ली थी, मुझे हिंदी नहीं हो पाता था मुझसे। तो मैं सीधा क्लास 8th के बाद पहली बार अभी पढ़ी थी हिंदी, तो स्वर कुछ याद नहीं था मुझे तो। और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है इंसान। पेपर 4 में भी मुझे लगा उतना डिसेंट स्कोर नहीं था, मतलब है 100 के ऊपर ही है, लेकिन उसमें चूँकि मैं खुद इंजीनियरिंग वाली हूँ, मैं ले जा सकती थी 130-135 तक, ठीक है, पर उतना नहीं खींच पाई। तो क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कि यार हिंदी तो इजी सब्जेक्ट है, वो तो हो जाएगा, छोड़ दो, ठीक है। और साइंस तो अपना ही सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैथ्स लिए हैं, ठीक है, IIT में पढ़ाई की है, तो वो तो हो, मैथ्स कौन सी बड़ी बात है, हो ही जाएगा। वो छोड़ दिया था पूरा मैथ्स मैंने और साइंस, और सारा ध्यान क्या, फिलॉसफी कभी नहीं पढ़ा, सोशोलॉजी कभी नहीं पढ़ा, पेपर 7 पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं पढ़ा कभी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कल्चर और जनजाति कभी नहीं। और इंग्लिश मीडियम वालों को और तकलीफ होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है कुछ याद नहीं होते, तो सारा इसी में ध्यान दे दिया 2 महीना। तो ओवर कॉन्फिडेंस था थोड़ा शायद कि वो हिंदी और ये रह गया, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होता। और मेरी लाइफ में ये देखा ही है मैंने, कॉलेज में एक सेमेस्टर था, एक IPC का एक सब्जेक्ट होता था, केमिकल इंजीनियरिंग किया मैंने, तो IPC इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिज़ाइनिंग ऐसा बहुत सारा कुछ था वो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग था वो सब्जेक्ट मेरा। मतलब ऐसा था कि जब यूनिट टेस्ट होते थे मैं ही मैं टॉपर नहीं थी कॉलेज में, ऐसा मैं बहुत ही कल्चरल एक्टिविटी वगैरह में बहुत इन्वॉल्व थी, कमेटी में का मेंबर, ये नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें थी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा पढ़ाई भी था मतलब, लेकिन टॉपर एकदम नहीं था, तो अबव एवरेज था। तो मैंने किया। अब वो IPC मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा, और सर भी एकदम ऐसे कि यूनिट टेस्ट में भी यही लड़की टॉप कर रही है, टॉपर ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसा क्या पढ़ दे रही है, टॉप कर रही है, ठीक। फिर उसके बाद 1-2 लोग मुझसे पढ़ने आए एग्ज़ाम के पहले कि भाई IPC पढ़ा दे। मैंने उनको पूरा IPC एक रात पहले बिना कुछ बुक देखे मैंने उनको पूरा IPC पढ़ाया इंजीनियरिंग के टाइम पे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि 33 पासिंग मार्क्स होते थे ना शायद, 100 हम लोग के कम 25 होते थे, 25 पासिंग मार्क्स होते थे इंजीनियरिंग में, हम लोग में 70 मार्क्स होता था ना, तो उसमें 25 पासिंग मार्क्स होते थे। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ 4 साल की इंजीनियरिंग में कि मैं जस्ट पासिंग मार्क्स से क्लियर हुआ था। 26 कुछ मार्क्स था IPC, ठीक है, 26 भी नहीं था, 24 थे, हाँ मुझे याद है, 20 फेल कर दिया था मेरे को, 24 थे मेरे। और मेरा रोना चालू, ऐसा कैसे हो सकता है, एक तो कभी बैकलॉग नहीं लगी कभी, मतलब ऑनर्स में भी मार्क्स थे मेरे 3-4 सेमेस्टर, मतलब ऐसा नहीं था ख़राब थी, पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन मुझे थोड़ा इधर उधर, क्योंकि स्कूल में इतनी पढ़ाई कर लिए थे ना, तो ऐसा था कि NIT आए या मस्ती करने के लिए, NIT पढ़ना था वो पढ़ लिए, स्कूल में कर लिया IIT JEE का एग्ज़ाम, अब हम मस्ती करने आए हैं, ठीक है, तो मस्ती कर लेते। तो फिर उसमें थोड़ा मस्ती साइड भी करने लग गए थे, तो मैं फिर रोने लग गई। 24 नंबर दे दिया, मेरे को IPC में फेल हो जाऊंगी, और ग्रेस मिल जाता था वैसे, पर मेरे को ग्रेस से नहीं पास होना है, अपने दम पास होना है था। और फिर मैं सर के पास गई तो सर बोलते हैं कि नहीं हो गया, नहीं मिलेगा, और इंग्लिश में वहाँ पर तो साउथ इंडियन थे शायद वो सर, नहीं हो गया, जाओ नहीं मिलेगा नहीं। फिर मैं सर को बोली सर मेरा अटेंडेंस खोल के देखो और मेरा यूनिट टेस्ट में मार्क्स हो, सारे में टॉप किया हुआ है, सारा अटेंडेंस पूरा लगा हुआ है, तो मुझे गाली पड़ती थी कि जीजी में भी चली जाती है करके मैं वो क्लास जाती थी, ठीक है। तो फिर सर को लगा ऐसे कैसे हो गया, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हो गया ऐसा, ठीक है, कि तुम सब में टॉप की और फिर इसमें 24 मार्क्स। तो मैं बोली सर मुझे भी नहीं पता। और किया क्या था मैंने पता है, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है तो मैंने 10 आंसर लिखे हैं,
और सारे आंसर बस अगर देखोगे मेरे सारे आंसर सही थे, कोई आंसर गलत नहीं था, पर मैंने पता नहीं क्या हुआ था, इसका आंसर ये वाला है, इसका आंसर यहाँ लिखी हूँ, इसका आंसर यहाँ लिखी हूँ, इसका, तो मेरा सारा काट के सर ने पूरा काट दिया था, पूरा काट दिया, 0 0 0 0 सब, और था सब सही, सिर्फ आंसर देखोगे तो फुल मार्क्स, टॉपर से ज़्यादा अच्छा लिखा था मैंने डायग्राम बना बना के, पर सब इसका उधर। फिर मैंने सर को बोला भी, सर मैं लिखी तो हूँ ना, आप वो सोच के दे दो, भले क्वेश्चन इंटरचेंज कर दूँ। बोले ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है मैं तो काट ही दूंगा। फिर वो बोले चलो ठीक है पास कर दे, तो 2 नंबर दे के पास कर दिया मेरे को। लेकिन वो उस वक्त भी मेरे को समझ में आया कि ओवर कॉन्फिडेंस किल्स यू, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी यार। तो लास्ट में रिवीजन भी नहीं किया मैंने कि मैं तो सबको पढ़ा रही हूँ, वही मेरा रिवीजन है। और एग्जाम को लिखते वक्त भी ओवर कॉन्फिडेंट थी, बिना पढ़े क्वेश्चन आधा पढ़ा, अरे ये तो मेरे को आता है, लिख दिया पूरा। फिर दूसरा क्वेश्चन, अरे ये भी मेरे को आता है, ये लिख दिया पूरा। फिर बाद में मैं अपनी कॉपी खोल के देखी तो लगा कि आधा आधा पढ़ के कुछ भी लिख के आई हूँ, लिखी वो पूरा हूँ पर कुछ भी लिख के आई हूँ। तो वही पेपर 4 में भी हुआ था इस बार कि अरे साइंस और मैथ्स तो अपना स्ट्रॉन्ग है, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, सीधा वहीं जाके फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो वहाँ जाके हो गया, पीएससी ने फोड़ दिया। ठीक है, हिंदी में वही, हिंदी कुछ नहीं, पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी ना है हम लोग को, टाइम भी नहीं है। अब देखेंगे इसको बाद में, हो गया पूरा धाराशाही हो गया उसी की वजह से। तो बहुत बुरा, हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि बुरा बहुत लगा कि अरे यार नहीं। तो फिर पॉजिटिव साइड सोचता है इंसान, तो क्या सोचा कि अच्छा है छोटी मोटी पोस्ट मिल जाती तो डीसी के लिए पढ़ाई नहीं कर पाते, वहाँ पर ट्रेनिंग में बैठे होते या कहीं घुट रहे होते किसी छोटी मोटी जॉब में, तो कहाँ डीसी, फिर वही जॉब हो जाती जीवन भर के लिए, डीसी फिर पढ़ाई नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। अब अच्छा अब कुछ नहीं हो, आप घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे, डीसी बनेंगे सीधा। ठीक है, तो अब पता नहीं वो करेंगे कि नहीं, देखते हैं। थोड़ा सा टाइम बाद बोर भी लगने लगता है, कितना पढ़ाई करेगा ये। ठीक है, देखते हैं लेकिन क्या होता है फ्यूचर। तो 2 क्रक्स क्या मिले कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी चीज़ में। और मैं ये सब बता क्यों रही हूँ, कुछ इसी से निकल के बताया होगा, मेथड्स टू एग्रीकल्चर, नहीं पता ये यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गई मैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना किसी चीज़ में, और ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंस में ख़राब करके आते हैं कि मेरा जैसे हुआ ही है इस पेपर में। पेपर 1 दिया लोगों ने, सबको क्लियर समझ में आ गया था कि गए ख़त्म, पेपर 1 तो बहुत टफ आया, नहीं होगा। लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पेपर 1 के बाद पेपर 2 में सेकंड हाफ में लिखने भी नहीं आए, वो दिए ही नहीं मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि मेरा ख़राब गया है। बाद में पता चला कि पेपर 1 टफ था और सबका ख़राब गया है, शायद उनमें से किसी ने लिखा होता, ठीक है, तो निकल भी जाता। हो सकता जैसे मेरा भी पेपर 1 ख़राब हुआ, पर मेरे को भी पता चल गया था मेरा ख़राब हो गया, पर मैंने आगे पूरा लिखा पूरा, तो एटलीस्ट भले नहीं भी हुआ तो मुझे समझ तो आ रहा है कि आज की डेट में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, मेरा वीक क्या है। ठीक है, और ये भी एक कॉन्फिडेंस भी आता है उससे कि हाँ यार अपना अच्छा है, हम थोड़ा सा और पूछ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 183 रैंक है, हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आता है। और कुछ भी नहीं है तो भी पता तो चलता है ना, यू शुड नो वेयर यू स्टैंड। जब आप इतनी मेहनत करके प्रीलिम्स निकालो, इतनी मेहनत करके 3 महीने पढ़ाई की हो, फिर उसके बाद पेपर 1 दियो, फिर 3-4 दिन के लिए क्यों घर में बैठना भाई, लिख लो। ठीक है, तो लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरा तो ख़राब हो गया करके छोड़ दिए, फिर बाद में पता चला सबका ही ख़राब गया था, तो शायद निकल जाता देते तो। ठीक है, तो अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट। अब वो तो नहीं पता, पर आरटीआई कॉपी से मिल जाता है, मतलब आरटीआई फाइल करोगे अगर तो दे देते हैं। तो टॉपर बहुत सारे करते हैं आरटीआई फाइल, तो उनको कॉपी मिल जाती है। देखेंगे, हम भी करके देखेंगे, आरटीआई फाइल तो मिल जाएगी हमको भी। ठीक है, पर वो पता नहीं अब कब होगा, वो प्रोसेस कब होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर मिल जाती कॉपी आरटीआई फाइल करने से। ठीक है, पिछले साल बहुत सारे टॉपर्स अपनी डाले भी थे ग्रुप में कॉपी आरटीआई की, तो देख लेंगे, इस बार भी डालेंगे, देखना। जो हम तो फिर भी ये नहीं हुआ, जो प्रॉपर सेलेक्ट हुए हैं, जो टॉप अप किए हैं, वो लोग डालेंगे, देखना अपनी कॉपी, तो उनकी कॉपीज़ देखना एक बार, तो पता भी चलेगा कि पेपर जो मैं बोलती हूँ ना लेंदी था और मार्जिन नहीं थे, वो सब चीज़ें भी दिखेगी, और लिखने का तरीका भी समझ आता है कि कैसे आंसर लिखा जाता है और कैसे आंसर में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और उनका 149 मार्क्स है, विच इज़ एक्सेप्शनली गुड। 149 हिंदी के इतना टफ हिंदी का पेपर था। ठीक है, पिछले 1 साल के जो लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं फिर से दिए थे एग्ज़ाम, वो कह रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है 149 नंबर, इतना ज़्यादा कैसे हो, इतना ज़्यादा मार्क्स हैं उनके हिंदी में। और एक्चुअली देखना हिंदी का पेपर उठा के, हिंदी मीडियम वालों से भी नहीं बनेगा, इतना टफ पेपर है हिंदी का, तो उसमें 130, 40, 50 नंबर आना बहुत बड़ी बात है। तो या तो कुछ एक्सेप्शनली उन्होंने पढ़ाई की है बहुत ज़्यादा हिंदी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छी बात है। खैर
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल। हमारे कुछ दोस्त लोग का भी हुआ है, NIT के बहुत सारे लोगों का हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगले साल और कोई दिया है क्या प्रीलिम्स आपके अलावा? इधर कोई दिया है इस बार का प्रीलिम्स? कोई नहीं दिया हो जाएगा, लेकिन टेंशन मत लेना। थोड़ा प्रीलिम्स ही मुझे लगता है ज़्यादा टफ पड़ता है, मेंस एक्चुअली इजी होता है। मेंस इजी दिए हो क्या एक आध बार मेंस का भी? ठीक है, मेंस इजी पड़ता है मेरे को लगता है, ठीक है, कि उसमें आपके पास एक सिलेबस होता है डेफिनेट, आपको वो लिखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की और आप कर लो। प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन होता है, ठीक है, कि जैसे मैंने जब दिया था तो मुझे एकदम कंफर्म था नहीं निकलेगा, क्योंकि मार्क्स कम थे, ठीक है, 90 कुछ था, तो मुझे ऐसा था इतना कम आज तक कट ऑफ तो गया नहीं है, नहीं निकलेगा, पर निकल गया, ठीक है, कि ऐसा होगा कि अरे। और एक बार बहुत उस वक्त मैंने दिया नहीं था, लेकिन मैंने अपने से ऐसे बनाया था क्वेश्चन घर आके, तो मैं बताई भी होंगी शायद ये चीज़ कि मैं सिर्फ इंडिया का बनाई थी। उस वक्त मैं CGPSC नहीं पढ़ती थी, तो मैं सिर्फ इंडिया का बनाई थी, उसी में मेरे 100 मार्क्स आ गए थे सिर्फ इंडिया का बना के। तो मैं सोची अरे CGPSC तो हलवा है, दिया जाए एक आध बार, ठीक है, क्यों नहीं दिया, मैं इस बार देती हूँ, सेलेक्ट हो जाती। 100 मार्क्स तो सिर्फ इंडिया का पोर्शन 50 क्वेश्चन बना के आ जा रहा है, ठीक है, मतलब सिर्फ 50 नहीं बनाई थी, थोड़ा बहुत CG में तुक्का उक्का भी मारी थी, और थोड़ा सा तो पता रहता है ना, एकदम ईजी क्वेश्चन जो आए छत्तीसगढ़, तो 15-20 छत्तीसगढ़ के बना ली थी और इंडिया के 50 क्वेश्चन बनाई थी, तो 100 नंबर आ गए थे, मतलब घर में बैठ के बनाई थी। तो मुझे लगा अरे यार दे देना था, ये वाला पेपर तो निकल जाता आराम से, ये तो हलवा पेपर है CGPSC का। फिर उस बार कट ऑफ गया था 145 कुछ गया था, ठीक है, तो समझ में आ रहे नहीं हलवा नहीं है वो, अगर मेरा 100 आ रहा है तो पढ़ने वालों का 145 के ऊपर ही आया होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि CG पूरा छोड़ के जाओगे तो भी सेलेक्ट हो जा रहे हो। तो वही है कि हमको कई बार क्या लगता है, उस वक्त कुछ लोग थे जो मुझे बाद में पता चला जिनका 120-30 नंबर था, वो एकदम कॉन्फिडेंट होकर मेंस की तैयारी कर रहे थे कि 130 नंबर है, हम तो पक्का सेलेक्टेड हैं इस बार, बहुत भयंकर मार्क्स ले आए। 130 मतलब समझ रहे हो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सिविल सर्विस में 140 तक वालों का नहीं सिलेक्शन हुआ, ऐसे रो रहे थे वो लोग 140 में कैसे नहीं सेलेक्ट हो सकते हम, ये क्या हो गया, और नहीं हुए थे सेलेक्ट, ठीक है। और पिछले बार जब मैं दी थी तो क्या हम 90 वाले सोच रहे थे कहाँ सेलेक्ट होंगे, इतना कम नंबर है, पर हो गए। तो वो डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है। उस टाइम पेपर भी ऐसा था, उसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछे थे, एल्यूमिनियम किससे, मतलब एल्यूमिनियम का और का नाम पूछे थे, नहीं एल्यूमिनियम वो भी थोड़ा टफ हो गया। ये पूछे थे कि बॉक्साइट से कौन सा मिनरल निकलता है, तो पूरी दुनिया को या बच्चे को भी पता है एल्यूमिनियम निकलता है, 2 मार्क्स तो आप ऐसी फोकट बांट रहे हो बच्चों को, ठीक है। तो उसमें फिर ऐसे ही जाते कट ऑफ 140 और इसीलिए प्रीलिम्स मुझे अपने पर्सनल लेवल पे टफ लगता है। यू नेवर नो कि प्रीलिम्स में कहाँ तक लेवल जाएगा। UPSC में की ये बात अच्छी, UPSC में इतना रेंज नहीं है, 90 से 110 के बीच में ही कट ऑफ जाता है। तो उससे ये भी पता चलता है ना, आपको अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलता है कि जैसे आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो 80 में मेरी एक्यूरेसी कि अगर मैं 80 अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे 65-70 सही होते हैं। तो अगर मुझे 90 से 100 या 90 से 110 की रेंज रखनी है प्रीलिम्स में, तो मैं इतने अटेम्प्ट करूँगा तो मेरे इतने गलत होंगे और मेरा 100 की रेंज में आसपास मार्क्स आएगा, आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करते हो। पर CGPSC में इतनी रेंज है कि आप ये सोच रहे हो कि पिछले साल तो 90 नंबर या 80 नंबर कट, इस बार शायद 80 गया था, 80 से भी नीचे गया होगा, क्या पता 80 के आसपास गया होगा कट ऑफ। तो 80 कट ऑफ गया है तो आप ठीक है 80 के हिसाब से पेपर बना दिए कि चलो 80 कट ऑफ गया था, मैं 90 के हिसाब से बना देता हूँ पेपर कि मेरा 90 मार्क्स आ जाए। अगले साल 140 कट ऑफ चला गया, ठीक है। और अगर आप ये सोच के बना रहे हो कि 140 ना चला जाए कट ऑफ, और आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए 100 के 100 और पूरा निगेटिव मार्किंग हो गया और गया, निकल गया, आप आउट हो गए। तो इसलिए CGPSC में कुछ दिक्कतें तो हैं, ये बात इंटरव्यू में भी इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है, वैसे इस बार आई गेस सबसे हाईएस्ट मार्क्स 115 है इंटरव्यू में, पिछले साल 135 था हाईएस्ट, ठीक है, मतलब पिछले साल 135 हाईएस्ट था और लोएस्ट में तो 45 तक मिला है। कितना डिफरेंस हो गया, इसको 40 पकड़ लो, इसको 30 पकड़ लो, 60, 70, 80, 90 मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा डिफरेंस। हो सकता है इन दोनों के मेंस में मार्क्स इसके बहुत कम हो सकता है मेंस में, मान लो इसके 80 नंबर कम इससे, जो कि 80 नंबर मेंस में बहुत बड़ी बात होती है। 80 नंबर मतलब पूरे एक पेपर में 80 आ रहे हैं यहाँ, ठीक है, और 80 नंबर एक्स्ट्रा लाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और उसके बावजूद ये बंदा इससे आगे हो रहा है, क्यों? क्योंकि 90 नंबर एक्स्ट्रा, इसके 135 हैं, इसके 45 नंबर। तो आप इतना, और UPSC में ऐसा नहीं करते हैं, UPSC में एक रेंज है, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं देते वो,
अगर बहुत ख़राब है तो इतना मिनिमम आप दोगे, और बहुत अच्छा है तो मैक्सिमम इतना दोगे, उससे ज़्यादा नहीं दोगे, ऐसा है। CGPSC में ऐसा नहीं, तो बहुत फिर वो थोड़ा सा लक फैक्टर भी हो जाता है, ठीक है, कि आपका मेंस बहुत अच्छा है पर आपका इंटरव्यू में आपको लटका दिए गंदे टाइप्स, ठीक है, तो गए। और कई लोग होता है मेंस में उतना अच्छा नंबर नहीं होता, अभी भी इस बार भी देखना बहुत सारे जिनका मेंस में मेरे से भी कम नंबर, ठीक, लेकिन निकल गया है, पोस्ट आ गए, तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा दे देते हैं। पर इस बार फिर भी थोड़ा बैलेंस्ड है, इस बार का रेंज 115 तक है मिनिमम, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, 65 से भी नीचे मिला है, 55 ऐसा कुछ देखा है मैंने, 55 60 कुछ, 60 पकड़ लो तो भी कितना 50-60 नंबर का डिफरेंस है अभी भी, पर थोड़ा कम किए हैं रेंज, है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है, कम कर रहे हैं अगर, तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। अभी तो सर जब क्लास लेंगे तो अच्छा खासा एनालिसिस बताएंगे वो पूरे इसके बारे में, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है, aims to bring global best practices and sustainable methods to agriculture and other fields that will truly make a difference. The project provides technical and educational interventions and infrastructural augmentation. तो मैं क्या बता रही हूँ, अच्छा और क्या लिखा है, फेयर एंड ओपन मार्केट, कि बाहर के लोग जब आते हैं ट्रेनिंग देते हैं तो इनको फ़ायदा होता है उससे, ठीक है, और इन लोग और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट इन डिस्ट्रिक्ट एंड प्रमोटिंग बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फार्मर्स, ठीक है। अब ये तो मोर जल मोर माटी प्रोजेक्ट हो गया, अगला भी महुआ के ऊपर है, ठीक है, पर ये महुआ में क्या चला गया, अब ये कल्चरल साइड चला गया, अभी तक हम इकोनॉमिकल साइड पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, महुआ ट्री वेडिंग ट्रेडिशन इन बारसूर यूनिक ट्राइबल प्रैक्टिस, ठीक है। तो बारसूर के बारसूर कहाँ पर है, हाँ, तो इसलिए क्या है वहाँ पर बारसूर में क्या कर रहे हैं, ये लोग एक तरह का वेडिंग करते हैं, उसमें महुआ के जो ट्री है उसकी ब्रांचेज या स्टेम्स को निकाल के उसको घी में और हल्दी वगैरह में, घी नहीं ऑयल कह लो, ऑयल और हल्दी के मिक्सचर में घोल के कुछ कुछ उन लोग का ट्रेडिशन है, करते हैं उन लोग, ठीक है, तो उससे फिर वो लोग शादी का प्रोसेस आगे बढ़ता है महुआ के स्टेम से, ठीक है, तो वो सब के बारे में इसमें दिया हुआ। Villagers of बारसूर सेलिब्रेट दिस कनेक्शन थ्रू अ यूनिक वेडिंग सेरेमनी। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ढंग से दिया, इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, सेक्रेड यानी पूजनीय मानते हैं उसको, ठीक है, एंड इट्स फ्लावर्स सर्व वेरियस पर्पसेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एल्कोहल एंड फूड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, एल्कोहल भी बनता है इससे और मेडिसिन भी बनती हैं, ठीक है। द ट्री प्रोवाइड्स रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, फ्यूल वुड एंड फॉडर यानी जो जानवर खाते हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये हमको फाइनली महुआ के क्या पता चल गया, यूजेस पता चल गया, ठीक है। फिर क्या है, महुआ ट्री वेडिंग ट्रेडिशन देखते हैं। इट इज़ एन एंशिएंट कस्टम प्रैक्टिस बाय द विलेजर्स ऑफ बारसूर इन ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन ऑफ दंतेवाड़ा। द हेड्स अलॉन्ग विथ बैगा, सिरहा एंड गुनिया ट्राइब्स, ये आप लोग याद करना, ठीक है, कि बैगा, सिरहा और गुनिया ट्राइब्स में होता है ये ट्रेडिशन। क्या होता है, मैरिज में इन लोग क्या करते हैं, ब्रांचेस ऑफ, वही जो मैं बताई कि दे आर ये शायद ना डुबाना ऐसा कुछ था, ये विद ऑयल एंड टर्मरिक एंड मेल विलेजर्स डांस एंड सिंग अराउंड द ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे चूल माटी वगैरह अपना कुछ कुछ नहीं होता है, वैसे ही इसमें ये लोग करते हैं। और हल्दी वाला भी जो ट्रेडिशन होता है, तो ये लोग ब्रांचेस को हल्दी तेल के मिक्सचर में डुबाते हैं, फिर उसका कुछ तो करते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, और फिर ये लोग क्या करते हैं, जो मेल्स होते हैं इन ट्राइब्स के, वो डांस करते हैं उसके अराउंड, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वंस द वेडिंग रिचुअल्स आर कंप्लीटेड विलेजर्स वर्शिप द विलेज डिटीज एंड प्रे फॉर द गुड यील्ड ऑफ महुआ फ्लावर्स, ठीक है। तो शादी के बाद फिर ये लोग महुआ फ्लावर्स की यील्ड के लिए पूजा भी होती है इनके में, ठीक है, इनकी शादियों में। तो इसलिए क्या पता चल रहा है कि महुआ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्राइबल एरियाज में। फिर कंजर्वेशन एफर्ट, द महुआ ट्री वेडिंग सर्व्स एज अ कंजर्वेशन एफर्ट। क्यों, जैसे मैं बता रही थी ना कि उराव लोग साल ट्री को करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो अब जैसे हम हिंदू लोग ये नॉर्मल ले लो तो बरगद और पीपल ये सब का पूजा करते हैं, तो कहीं अगर उगा होता है तो उसको काटने नहीं देते लोग, कि हमारे मतलब उसको पूजते हैं तो काटे नहीं देखते। तो वैसे ही अगर महुआ के ट्रीज़ होते हैं तो इन लोग उसकी कटिंग अलाउ नहीं करते उसके आसपास के एरिया में, तो एक तरह से कंजर्वेशन हो रहा है उस एरिया का, ठीक है, मतलब महुआ ट्रीज़ का।
They ensure that they take care of trees and promote their growth. In turn, leads to a better yield of flowers. ठीक है. The use of mahua tree and resources को ठीक है. It encourages sustainable use of mahua tree and resources. The maintaining close relationship with the tree and valuing its importance, villagers ensure that they utilize trees resources responsibly and not over exploit it. ठीक है, कि वो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसको क्या ना किया जाए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो. ठीक है. फिर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रेडिशन, एग्जाम्पल ऑफ हाउ ट्राइबल कम्युनिटी मेंटेन देयर कनेक्शंस विद नेचर. कुछ नहीं है इसमें, बस यही बता रहा है कि इस वेडिंग ट्रेडिशन से हमको ये पता चल रहा है कि जो भी ये लोग शादी के जो रिचुअल्स है उससे ये एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं अपने नेचर के साथ. ठीक है. और इसलिए इस वजह से क्या होता है, नेचर का कंजर्वेशन होता है. बस इतना ही लिखा है. और दूसरा कल्चरल कंजर्वेशन भी है. इन्वायरमेंट कंजर्वेशन तो हो ही रहा है, साथ साथ में उनका कल्चरल कंजर्वेशन भी है. ठीक है, उनके ट्रेडिशंस का. तो यही लिखा है, चेरिशिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिजर्विंग एंड चेरिशिंग द नेचुरल रिसोर्स. ठीक है. बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. तो ये क्या हो गया, महुआ वाला हो गया. ठीक है. तो महुआ की एक शादी पता चल गई. और दूसरा बालकों का मोर माटी मोरजल प्रोजेक्ट किसके लिए हो रहा है, महुआ के लिए. फिर ये जो है देख लो क्या है ये, रेलवेज टू ऑपरेट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन. ठीक है. तो एक टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडियन रेलवेज. उसमें क्या करेंगे, एक तो बाहर पूरा ऐसे पेंटिंग वेंटिंग है हमारे कल्चर की. ठीक है. और अंदर भी उसमें पूरा मतलब बहुत पॉश टाइप का बनाया है, अंदर के सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी की है उसमें. और इसका एम क्या है देख लेंगे खैर वो, पर इसका मेन एम ये है कि इंडिया के कल्चर को प्रमोट करना. अब ये ट्रेन जो है जितने भी जगह जाएगी वहाँ सब लोग इसको देखेंगे क्या है क्या है करके, और फिर धीरे धीरे अवेयर होंगे इंडिया के कल्चर से. तो ये मेन इनका वो है. अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के और भी जगहों से भी पास होने वाली है. ठीक है. तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे. तो चलो एक आध दिन चलते हैं, आएगी तो 25 मई को आने वाली. चलें क्या देखने के लिए, बैठ के घूम के आएंगे. सर को बोलते हैं सर ले जाओ एक आध कैंप वैम्प टाइप कुछ. हो गया, अब बहुत पढ़ाई कर लिया, आ गया अब रिजल्ट, अब मस्ती. ठीक है. ठीक है. तो IRCTC टू ऑपरेट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फॉर साउथ इंडिया, शुभ यात्रा. एक चीज़ थी मैंने लिखी नहीं क्या इसमें, कि ये एक उसके अंडर, हाँ ये है, देखो अपना देश एंड एक भारत श्रेष्ठ. ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इंडिया वाले पार्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम कह लो या प्रोग्राम चल रहा है. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का. उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के कल्चर वगैरह उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं वो. ठीक है. और पूरे एक भारत बोल रहे हैं ना, मतलब पूरे भारत को यूनाइट करने की कोशिश कर. इवन जो NRIs है जो बाहर रहते हैं भारत से, उनको भी कुछ ना कुछ करके ना इंडिया में एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के कल्चर से, कि वो बाहर NRI हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कल्चर भूल जाए अपना. ठीक है. तो कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं कि उनको मतलब कुछ ऐसा कैंपेन ऑर्गेनाइज कर दिया कल्चर से रिलेटेड, और फिर उनको इनवाइट करते हैं कि आप आओ यहाँ पर और देखो. तो वो पूरा कल्चरल इवेंट होता है, उसमें वो लोग आते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो जैसे ये ट्रेन भी उसका एक पार्ट हो गई. ठीक है, कि ये क्या है, हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है. और ये बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू एक तरह से कि हमारा भारत जो है वैरायटी बहुत है, डाइवर्स है बहुत ज़्यादा. ठीक है. इन्वायरमेंट वगैरह वाली डाइवर्सिटी तो अलग हुई, कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है भारत. जितने स्टेट्स में जाओगे तो हर स्टेट में अलग कल्चर चल रहा है. ठीक है. कहीं के क्लासिकल डांस अलग है, लोक नृत्य अलग है. एक ही स्टेट में ही अभी छत्तीसगढ़ में कितने सारे लोक नृत्य हैं, है कि नहीं. फिर पूरे जितने स्टेट हैं इतने सारे इंडिया में, सब में अलग अलग फोक डांसेस, फोक सॉन्ग, आर्ट और बहुत कुछ है इंडिया में. तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. तो उसी को क्या करें कि हम पूरी डाइवर्सिटी को जो अलग अलग पड़ी हुई है वो सबको एक जगह पे लाएंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे. और किसके थ्रू देंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत. तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भले हम डाइवर्स हैं लेकिन वी आर ओनली वन, वी आर यूनाइटेड और वी आर बेस्ट. ये भी कह रहे हैं वो श्रेष्ठ हैं हम हर चीज़ में. ठीक है. तो ये स्कीम वही है और इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. दिस एक्टिविटी इज़ वन ऑफ देम, ये ट्रेन गौरव टूरिस्ट ट्रेन. ठीक है. तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन. और क्या है, देखो अपना देश. ठीक. देखो अपना देश में भी वही है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें उनके कल्चर से.
ठीक है। और बहुत बार तो मैक्सिमम टाइम में NRIs को बहुत बार टारगेट करते हैं क्योंकि वो बाहर जा चुके हैं। हम तो फिर भी देख रहे हैं ना अपनी कल्चर को, वो लोग तो नहीं देख रहे हैं, तो उनको भी बहुत टारगेट किया जाता है सब चीज़ों से। तो इंडियन रेलवे IRCTC is set to operate the Bharat Gaurav train for auspicious journey of South India in May. First train will leave from, चलो चलते हैं, मैं तो कह रही हूँ, मेरा तो बड़ा मन हो रहा है जाने का। हाँ, कौन सा दिन है? मई में 25 मई। देख रटा हुआ है तुमको। 25 मई को थर्सडे कैसे होगा? 30 मई को वेडनेसडे मैंने देखा है। हाँ हाँ, थर्सडे। 30 मई को ट्यूसडे है। ठीक है। मैंने तो वेडनेसडे देखा था, ऐसा याद आ रहा है। ट्यूसडे कैसे निकल गया शायद? हाँ, 30 मई। मैंने पिछले साल का 30 मई देख लिया लग रहा है। मैंने तो 30 मई देखा था, वेडनेसडे था। आज ट्यूसडे पता चल रहा है मुझे। ठीक है, 31 में देख लिया होगा शायद। वो तो नहीं पता, देखना पड़ेगा, टाइमिंग देख के बताएंगे कब। अच्छा, बात जानने की ये नहीं कि खाली ट्रेन को देखने क्या जाएंगे, वो तो फोटो में ही देख लिया। उसमें जाके ट्रैवल वाल करें तो मज़ा है ना, देख के क्या करेंगे उसको। तो ट्रैवल करने लायक हमारे कैपेसिटी है कि नहीं वो भी देखना, क्योंकि अंदर से बहुत पॉश है। तो हम तो नॉर्मल ट्रेन में हमें ऐसे दुख हो जाता है, अरे यार 1,500 रुपये का टिकट है। नॉर्मल ट्रेन की 1,500 होती है थर्ड AC में, तो इसकी ज़्यादा ही होगी। तो फिर बाद में ऐसा अभी बहुत चुल हो रही है कि देखना है, चलना है, घूमना है। जब उसका प्राइस देखेंगे ना, सारा चुल ख़त्म हो जाएगी कि ऐसा लगेगा इतने में तो मैं मनाली घूम के आ जाऊँगा। तो ऐसे लगेगा छोड़ो, रहने तो नहीं जाना। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेन कहाँ से? पर हाँ, लेकिन चलो देखने तो जा ही सकते हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन ऑन May 25 फॉर साउथ। नीचे जाएगी साउथ में, वैसे भी तो साउथ में अब क्या ही करेंगे, इतनी गर्मी में। साउथ बहुत गर्मी पड़ती है साउथ में, कौन जाएगा साउथ में? और साउथ की गर्मी गंदी होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, तो कोई मतलब नहीं। दिस टूर ऑफ 7 nights and 8 days विल टेक। बहुत लंबा हो गया ये तो। देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, श्रीशैलम। दे विल विजिट मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा ठंड में या ऐसे टाइप के मौसम में जाते हैं, अभी इतनी गर्मी में कौन जाएगा। ठीक है, पर देखो क्या है। और बिलासपुर क्या है? रेलवे जोन है। ठीक है, वन ऑफ द रेलवे जोन का कौन सा है? बिलासपुर रेलवे जोन। ठीक है, तो इसलिए शायद बिलासपुर को चूज़ किया होगा इन लोगों ने। कॉस्ट दिया है शायद, ये देखो 15,000 पर पर्सन। इसमें सच में मनाली को 2 लोग मनाली घूम के आ जाएंगे। सस्ती वाली ट्रिप हो जाएगी मनाली की 2 लोग। पूरा रहेगा? हाँ, नहीं वो नहीं पता मुझे कि खाना पीना वगैरह सिर्फ ट्रेन का खाना पीना रहेगा कि पूरा रुकने वुकने का भी इंक्लूड करेंगे। करेंगे वैसे। 15,000 बहुत ज़्यादा होते हैं यार। 15,000 ले रहे हैं तो करेंगे शायद कि होटल वगैरह का और खाने पीने का भी दे देंगे। ऑपरेटेड बाय IRCTC फॉर द पिलग्रिम्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। लेके साउथ जा रहे हैं। टूर पैकेज कॉस्ट 15,500। ट्रेन विल पास थ्रू वेरियस स्टेशन इंक्लूडिंग, देखो कहाँ कहाँ जाएगी, बिलासपुर, भाटापारा, तिल्दा नेवरा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, और इधर क्या है, गोंदिया, तिरोरा, भंडारा। ये सब तो हमारे काम का नहीं है, छत्तीसगढ़ का ध्यान। ठीक है, तो रुकेगी सिर्फ बिलासपुर में, बाकी जगह रुकेगी नहीं, वो निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ अच्छी अच्छी ट्रेनें तो रुकती नहीं है, ये क्या ही रुकेगी। ठीक, फिर आ जाओ आगे। The IRCTC is offering all inclusive tour that includes, देखो हो गया डाउट क्लियर, क्या क्या कह रहा है ये। कंफर्टेबल रेल ट्रैवल इन स्पेशल LHBA क्या होता है? लिंके हॉफमैन बुश रैक्स ऑफ भारत गौरव ट्रेन। कुछ स्पेशल इनका होगा, ठीक है, जिससे ये बनाते होंगे इसके कोचेस को। फिर ऑन बोर्ड देख लो क्या क्या मिल रहा है। खाना देंगे, रोड ट्रांसपोर्ट देंगे, बसेस देंगे और एकोमोडेशन भी दे रहे हैं। ठीक है, ये सब दे रहे हैं। टूर्स, एस्कॉर्ट, ट्रैवल, सब चीज़ें भाई इसमें। इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग भी दे रहे हैं इसमें, लॉन्ड्री वॉन्ड्री सब इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक हो जाता, निकल जाता तो चल भी देते, अब क्या ही जाएंगे। घर वाले भी बोलेंगे पढ़ना नहीं है, बस घूमने की बातें करते रहते। ऑल द टूरिस्ट हैव टू कैरी देयर पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, ये सब कोविड-19 प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं, इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, अरे सब फालतू चीज़ें, इसको छोड़ दो, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, पर्पस देख लो बस। द थीम्ड ट्रेन्स हैव बीन एनविसाज्ड टू एक्वेंट द डोमेस्टिक टूरिस्ट विद द रिच एग्रीकल्चरल एंड, लेके भी कहाँ जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंगी लेके जा रहे हैं।
ठीक है, और ये वाली गवर्नमेंट है तो वहीं लेके जाएगी, ठीक है। तो और कहाँ उनसे कुछ खास, ठीक है, जो भी। Acquaintance domestic tourists with the rich and cultural religious heritage, Ministry of Railway started the operation from different parts of country with the objective of promoting the tourism concept of देखो अपना देश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर चल रही है ये स्कीम, ये बता चुकी। और कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 15,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 वर्ष तक भी रहता तो ठीक था। और वो एक्चुअली किन को टारगेटेड रहता है, वो जो फॉरेनर्स घूमने आए होते हैं या बहुत अमीर लोग रहते हैं उनके लिए। वो आम आदमी तो बिल्कुल नहीं है। वो ट्रेन में बैठने के लिए 15,000 क्यों देगा? वो बढ़िया सच में कोई अच्छी जगह नहीं घूम लेगा 15,000। ट्रेन में बैठने का थोड़ी 15,000 देगा वो फॉरेनर लोगों के लिए रहता है, क्योंकि उनके लिए 15,000 बड़ी बात नहीं। तो डॉलर्स में चलते हैं वो लोग, उनके लिए 15,000 ऐसे ही है, ठीक है। तो उनको एक ऐसा हो जाता है, अरे एडवेंचर हो जाता है उनके लिए कि ट्रेन में बैठ, और उनके में कहाँ ऐसी ट्रेन कहाँ ही होती होंगी उनके साइड में, क्या पता, मुझे नहीं लगता होती होंगी ऐसी नॉर्मल ट्रेन्स, ठीक है। तो पूरा इंडिया दिखेगा, ट्रेन से जाएंगे, बढ़िया घूमेंगे, उनके लिए एडवेंचर है वो, तो वो लोग जाते होंगे। और उनके लिए पैसों कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं दिल्ली में गई थी, एक दुकान थी वहाँ पर, शो पीस वगैरह नहीं होते, तो अपने यहाँ तो छोटी छोटी सस्ती है, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, महंगे महंगे शो पीस रहते हैं वहाँ, और इम्पोर्टेड वगैरह सब रहते हैं। तो गए, मैं अपनी दीदी के साथ थी, तो हम लोग गए, तो एक बुद्धा की इतनी बड़ी छोटी सी मूर्ति थी, बहुत सुंदर थी वो। तो हम लोग उसका कॉस्ट पूछे उससे, तो हम लोग को बोला 7,000। हम लोग इतनी छोटी सी मूर्ति का 7,000 बोल रहा है ये, ठीक है। ऑब्वियसली वो ज़्यादा बढ़ा के ही बोल रहा था, क्योंकि वो उन लोग को शक्ल समझ में आ जाता है कि ये दिल्ली का नहीं है, ठीक है, ये लोकल है, मतलब लोकल है कि बाहर का है, और बड़े शहर का है, छोटे शहर का, उस हिसाब से वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं शक्ल देख के, ठीक है। दिल्ली के होते तो शायद रीजनेबल प्राइस ही बोलता, समझ गया था बाहर के लोग हैं। 7,000 बोला, हम लोग ले इतनी छोटी सी मूर्ति का 7,000, फिर बोले ठीक है भाई होगा। फिर हम लोग सोचे चल छोड़, लेना तो नहीं, घूम लेते हैं, इतने सुंदर सुंदर शो पीस लगे हुए हैं। तो हम लोग ऐसे घूमने लगे, उतने में 2 फॉरेनर्स आए, एक लड़का और एक लड़की थे, फॉरेनर्स थे वो लोग, घूमने आए थे दिल्ली। उस सेम बुद्धा के प्राइस, सेम वही जो हम लोगों ने पूछा था, वो उन लोग को भी अच्छा लगा, सामने ही रखा था, उन लोगों में ने भी प्राइस पूछा। उसने पता है कितना बोला? 30,000 उन लोग को। मैं बोली ये प्राइस जो है 5 मिनट में 7 से 30,000 कैसे पहुंच गया? उन लोगों को पता है ना कि उसके लिए 30,000 बहुत बड़ी बात नहीं है, वो दे देगा अगर उसको सच में अच्छा लग रहा होगा तो वो लोग उस हिसाब से NRI लोग, मतलब NRI कह रही हूँ, मतलब फॉरेनर्स को फालतू का रेट बड़ा और वो लोग खुश होकर दे देते हैं। वाह ठीक है, अब 10 रुपये कुल्फ़ी को 100 रुपये में भी दोगे तो खुश होकर खाएगा। 100 रुपये इतना सस्ता, ठीक है, लेस देन $1 ऐसे बोल के वो खा लेगा उसको। पर हमें पता है हमें 100 रुपये में हम लोग पूरा चाइनीज़ खा लेंगे, ठीक है। तो कुल्फ़ी कौन खाएगा? तो ये चीज़ें होती है। तो बहुत ठगते वगते हैं, इसलिए प्राइस वो सब उन्हीं लोगों के लिए हैं, हम लोग कहाँ ही ट्रैवल करेंगे इसमें। फिर देखो मैना के बाद, मैना क्या है? स्टेट बर्ड है, ठीक है, स्टेट बर्ड नॉट एनिमल। एनिमल कौन सा है? हाँ ठीक है, वाइट बफेलो। और ये क्या है? स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ की, मैना, ठीक है। और मैना धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है छत्तीसगढ़ से। बताओ, स्टेट एनिमल और इसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हम लोग। तो क्या कह रहा है? नाउ इक्विंग द विलेज, ठीक है, नेशनल पार्क। तो लेकिन मैना के कंजर्वेशन के लिए चला रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मैना का कंजर्व, मैना मित्र और ये सब नाम से चलाती है, ठीक है। तो वही लिखा है कि नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क में मिलती है। जब GS पढ़ोगे तो उसमें आएगा, कांगेर वैली नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा मिलती है मैना, ठीक है। तो वहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं मैना के लिए। तो यही कह रहा है कि मैना की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। और क्या लिखा है? मैना मित्र और ऑफ कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो इनके एफर्ट से क्या हुआ है, और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के एफर्ट से लेड टू इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ बस्तर, इसका एक्चुअल नाम बस्तर हिल मैना ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बस्तर हिल मैना का नंबर बढ़ रहा है, नाम अच्छा रखे हैं, मैना मित्र। इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट बर्ड हिल मैना। द यूथ ऑफ लोकल कम्युनिटी हैव बीन ट्रेन्ड एंड मेड फ्रेंड्स विद द मैनास। हिल मैना यानी हिंदी में क्या हो गई? पहाड़ी मैना बोलेंगे ना उसको, ठीक है। द मैना कंजर्वेशन एंड प्रमोशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चल रहा है मैना के लिए, ठीक है। मैना कंजर्वेशन एंड प्रमोशन प्रोजेक्ट ऑपरेटेड अंडर कैंपा स्कीम। कैंपा मैं बता चुकी हूँ, है ना, एक आध बार करंट की क्लास में बता चुकी हूँ। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए क्या चल रहा है? कैंपा स्कीम चल रही है, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट कंपनसेशन ऑफ एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो फंड होता है, एक फंड बनाते हैं
उस फंड से क्या करते हैं, एफॉरेस्टेशन, मतलब जहाँ भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा होता है उससे हमें जो लॉसेस होते हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए फंड बनाया है, एफॉरेस्टेशन करेंगे हम, तो वो पैसे लगाएंगे हम फॉरेस्ट का ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वो कैंपा होता है। इट हैज़ प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हिल मैना। तो ये याद रखना, कंजर्वेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट चल रहा है, किसके अंडर चल रहा है, कैंपा प्रोजेक्ट के अंडर चल रहा है, ठीक है। इट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन अवेयरनेस प्रोग्राम इन 30 स्कूल्स एट दिस तो कांगेर वैली नेशनल पार्क के आसपास जो भी स्कूल्स हैं उसमें ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को और यूथ को कि कैसे आप मैना को कंजर्व करोगे। और उनका जो ग्रुप है उनको क्या बोलते हैं, मैना मित्र, ठीक है, मैना मित्र नाम दिया है। दे आर टेकन फॉर बर्ड वॉचिंग एवरी सैटरडे। ये हमको क्यों नहीं लेके जाते कभी ऐसा, ठीक है। हमें तो एकदम बस पूरी जीवन पढ़ाई करने में निकल गया। आज मम्मी वही कह रही, दीदी कह रही थी मेरी कि क्या मतलब इतना पढ़ाई कर लिया, इससे अच्छा स्कूल में मस्ती कर लेते, वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है इतना पढ़ के, ठीक है। पढ़े ही जा रहे हैं, 30s होने वाले धीरे धीरे, ठीक है, पढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही। क्या कर लिया, 10th में टॉप किए, 12th में टॉप किए, फिर NIT पहुंच गए। अब दीदी मेरी डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर भी बन गए, क्या मिला, कुछ नहीं, अभी भी रो ही रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है। तो इससे अच्छा बढ़िया बकर कर लेते स्कूल में, अय्याशी कर लेते, इधर उधर टफरी मार लेते, तो फिर आगे फिर देख लेते। वैसे तो उन लोग का भी कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग का भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या टॉपर वॉपर, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो हमारे स्कूल में तो कुछ नहीं करवाते थे, कुछ कहीं घूमने, मेरे टाइम पे तो पूरा ही बंद हो गया था। पहले कानन पेंडारी ले जाते थे छोटे बच्चों को, ठीक है, हमारे स्कूल में ना जो 5th तक के होते थे उनको हर साल कानन पेंडारी ले जाते थे। तो मेरी दीदी 1-2 बार गई भी है, मेरे टाइम तक वो भी बंद कर दिया उन लोगों ने। तो मतलब ये हमारे साथ ऐसे ऐसे जुल्म करते हैं ये लोग, साइट सीइंग के लिए ले जाते हैं। अब हम लोग सर से बोल सकते हैं शायद, आप ही हो अब हमारे स्कूल, अब आप लेके चलो हम लोग, ठीक है। तो बस्तर फॉरेस्ट डिवीजन हैज़ बैंड द कटिंग ऑफ आसपास ये ज़्यादातर किस में रहती है, साल ट्रीज़ में रहती है, ठीक है। तो उन्होंने साल की कटिंग पे क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो वो उनका हैबिटेट है, साल के वृक्ष उनका हैबिटेट है, तो उसको बैन कर दिया है, ठीक है। विच इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनास टू कीप देम सेफ इवन द आउटसाइड द पार्क, ठीक है। फिर पहाड़ी मैना हैज़ बीन एडेड टू द होम स्टे टूरिज्म ऑफ विलेजेस लाइक, ये याद मत करना पर देख लेना, मांझीपाल, डुडमारस एडजेसेंट टू कांगेर वैली वेयर टूरिस्ट कैन सी द स्टेट बर्ड अंडर बर्ड साइटिंग, ठीक है। पहले तो इतनी कॉमन थी, ऐसे नॉर्मली भी दिख जाती थी मैना, मेरे तो घर के आसपास दिखती थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो अब बताओ उसको साइट सीइंग करना पड़ रहा है मैना, मतलब मैना देखने के लिए पैसे दे के कांगेर जाओ, एक कांगेर वैली नेशनल पार्क जाओ, पैसे लगाओ, फिर वहाँ पर साइट सीइंग, जैसे अभी शेर को नहीं देखते और इतना इतना पैसा होता है जंगल सफारी का और दिखता नहीं है। मैं 2 बार जा चुकी हूँ, दोनों बार नहीं दिखा, पैसे वेस्ट हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। कभी नहीं, बस वो बंदर दिखते हैं वहाँ, और कभी गलती से एक आध हिरण दिख गया, तो एक बार गलती से बाइसन दिख गया, तो इतने दूर में था वो कि उसको बार बार दिखाना पड़ रहा था ड्राइवर को कि बाइसन है, ध्यान से देखो। हम लोग, हमको तो दिख ही नहीं रहा, तुमको कौन सी आंखों से दिख रहा है। फिर बहुत ध्यान से देखें हम, और वो हिलता भी नहीं, ऐसे खड़ा रहता है स्टैचू टाइप, हिलता ही नहीं, कुछ हिले मूवमेंट करे तो पता चले भाई, और खड़ा है बिल्कुल। फिर बहुत दूर में हमको हल्का सा काला काला झुरमुट के, और पूरा भी नहीं दिख रहा था उसका, बस हल्का बॉडी पार्ट दिख रहा था। अब वो काम कर रहे हैं तो उनको पहचान में आ जाता है, हमको कहाँ पहचान में आएगा। पर हम बोला तो हम समझ गए कि बाइसन है, तो हम तो समझ ही नहीं पाते, ठीक है। नहीं तो सिर्फ बंदर दिखते हैं जंगल सफारी में, किस्मत अच्छी होगी तभी शेर वेर दिखेगा। तो अब मैना को भी साइट सीइंग करना पड़ रहा है, ऐसी हालत आ गई। पहले बचपन में घर के आसपास दिख जाती थी, ठीक है। फिर नेस्टिंग सीजन हैज़ सीन मैनी नेस्ट ऑफ हिल मैनास एंड दे आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय मैना फ्रेंड। मैना फ्रेंड्स मतलब वही है ना, मैना मित्र एंड फील्ड स्टाफ, ये लोग उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, कि कैसा चल रहा है उनका। They have increased in many herds which has been possible due to the contribution and efforts of local community and मैना मित्र, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, मिस्टर भूपेश बघेल अवॉर्डेड बाय फ्रेंच यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनको क्या मिली है, डॉक्टरेट की डिग्री मिली है बाय सोरबॉन यूनिवर्सिटी। किस चीज़ के लिए मिली है, जो नरवा गुरुआ बाड़ी स्कीम पढ़ाई हूँ ना अभी सैटरडे को, और मैं बोली भी थी वो कि बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है वो, और इम्पॉर्टेंट स्कीम है, मतलब छत्तीसगढ़ की रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उन्होंने लेकर आए। क्योंकि हम क्या पढ़ा रही थी मैं उस क्लास में, कि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर स्कीम्स होती हैं वो पैसों, मतलब मनी बेस्ड होती हैं, कि हाँ सब्सिडी बेस्ड होती है, कि हम आपको सब्सिडी दे देंगे, पैसा दें, पर उससे कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो डेवलपमेंट कौन करने के लिए क्या लेकर आए थे, NGP स्कीम लेकर आए थे। तो उसी स्कीम के लिए इनको क्या मिली है,
ये डॉक्टरेट डिग्री मिली है, ठीक है। ही अटेंडेड द ग्लोबल अवार्ड्स 2023 प्रोग्राम ऑफ सरबन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, फ्रांस, ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री अरबिंदो फाउंडेशन और एट होटल सयाजी कैपिटल रायपुर। अब फ्रांस नहीं जेके जाके नहीं लिए, मिली यहीं पर है रायपुर में उनको, ठीक है, पर वो है फ्रांस की यूनिवर्सिटी का, पर ऑर्गेनाइज किसने किया था? श्री अरबिंदो फाउंडेशन ने किया था, ठीक है। फिर क्या है? द चीफ मिनिस्टर ऑनर्ड द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विद ग्लोबल अवार्ड्स इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक एजुकेशन। उनको मिला है डॉक्टरेट का डिग्री और बाकी लोगों को उन्होंने ग्लोबल अवार्ड्स दिए हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड में, मतलब अवार्ड फंक्शन टाइप भी था ये। वो तो नहीं पता पीएचडी भी क्या है, वो लिखा तो ये हुआ है कि उनको इस स्कीम के लिए मिला है ये चीज़, तो मुझे नहीं पता। हाँ, वो तो मैं भी वही सोच कि अवार्ड मिलता है तो सोच सकते हैं कि आपको उसके लिए अवार्ड मिला है, बट उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री दी है तो नहीं पता, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती इस मामले पे। बहुत वैसे ही बोल चुकी चीफ मिनिस्टर पे, डाउट होने लगा अब तो मेरे को। मैंने एक दिन बोला भी था, याद है वहाँ पर, मुझे तो जगह भी याद है, वहाँ खड़े होके बोली थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बोलने का नतीजा मुझे भुगतना पड़ जाए करके, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया सच। ठीक है, तो नहीं बोलूँगी। फिर क्या है? सरबन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस इज ऑल्सो प्रेज द CM फॉर परचेज ऑफ काउ डंग अंडर गोधन न्याय योजना एंड ऑपरेशन ऑफ नरवा गुरवा प्रोग्राम अंडर सुराजी ग्राम योजना। Sorbonne University has a great place in global educational scene. Students have passed out from here have received 33 Nobel prizes. तो कोई अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के एल्यूमिनाई लोग 33 एल्यूमिनाइज को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है, तो अच्छा ही कुछ मिला होगा। जो क्या चीज़? वो दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि आप कोचिंग आ रहे हो तो बस कोचिंग आ जाओगे और सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, अपने से भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है एकदम कि हाँ, लेकिन ये मैं मानूंगी कि स्टूडेंट का ज़्यादा होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आप कितने भी बड़े, मैं वही बताती हूँ ना, हमारे पार्लियामेंट में भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े लोग बैठे हैं पर कुछ नहीं उखाड़ रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं, अब जैसे CGPSC UPSC में ही देखते हैं, रिक्शा वाले का बेटा बना, ये ऐसा वैसा, ठीक है, तो उनके पास रिसोर्स नहीं, फिर भी वो बन जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का ज़्यादा 60-70% तो स्टूडेंट का होता है, फिर 20-30% ये होता है कि वो जहाँ से जिस जगह पे वो मतलब उसने उस प्रोसेस को किया होता है उसका भी होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, तो ये डिफरेंस दिख जाता है कि छोटी जगह से निकल के आने वालों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर वो सेलेक्ट हो भी रहा है कोई छोटी जगह से, स्मॉल टाउन का, गाँव का कोई बच्चा या गरीब बच्चा, तो ऐसा नहीं कि वो सेलेक्ट हो रहा है तो वो आपके, अगर आप भी सेलेक्ट हो वो भी सेलेक्ट है, पर डेफिनेटली आपसे ज़्यादा स्ट्रगल उसने किया होगा, ठीक है। भले वो सेलेक्ट हो रहा है पर उसकी स्ट्रगल ज़्यादा होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बैक ऑफ द स्टोरी कोई बताता नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं पता रियलिटी क्या है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इवन जो जैसे गरीब लोगों का होता है सिलेक्शन, ये सब उनका आउट ऑफ नोवेयर नहीं होता, उनको डेफिनेटली उनको कोई ना कोई ऐसा गाइड मिल जाता है, उनकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर मिल जाता है जो उनको गाइड करता है। कोई टीचर से उनकी ऐसी कोई मुलाकात हो जाती है, या किसी IAS वाईएएस से उनको कोई पाला पड़ गया और वो मोटिवेट हुआ, फिर उनके गाइडेंस में फिर वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सिविल सर्विसेज ऐसा एग्ज़ाम है कि मुझे लगता है कि विदाउट गाइडेंस पॉसिबल नहीं, ठीक है। और इसीलिए देखना, ज़्यादातर जिनका बैकग्राउंड होता है उन्हीं लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि बचपन से उस माहौल में पढ़े पले होते हैं वो लोग, उनको पता होता है कि डिमांड क्या है इस एग्ज़ाम की, उसके लिए उनको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमको मेहनत करना पड़ा, समझने में ही 1-2 साल लग गए कि होता क्या है ये एग्ज़ाम, इसकी डिमांड क्या है, उनको बचपन से पता होता है, ठीक है। और अगर जो लोग निकाल भी रहे हैं विदाउट बैकग्राउंड, तो कोई ना कोई उनका मेंटर है, ठीक है, जो उनको गाइड किया है उनकी जर्नी में। तो एक मेंटर होना, मैं हमेशा एडवाइस, कोई भी नया एंटर करता है मैं उसको एडवाइस देती हूँ, ऑलवेज़ गेट अ मेंटर। मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी, मेरी गलती तो नहीं थी, अब वो मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था तो मैं क्या करूँ, मुझे कभी कोई मेंटर नहीं मिला, लाइफ कभी भी नहीं मिला। मैंने जो भी किया है वो अकेले ही किया है, ठीक है। और इसीलिए वक्त भी थोड़ा लग गया, और इसीलिए फिर भी ऐसी वजह से रुक जा रहा है। अगर मेरे पास एक मेंटर होता, उसने मुझे बोला होता कि बेटा हिंदी को पढ़ ले, ठीक है, तो मैंने पढ़ लिया होता उस चीज़ को, या उसने मुझे बाकी चीज़ के लिए गाइड किया होता, या मुझे चेक कर रहा होता कि कर रही है कि नहीं काम ठीक से, तो मेरा शायद वो जो कमियां रह गई वो ठीक हो जाती है ना। तो और दूसरा बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, कोई होता मेरे घर परिवार में दूर दूर तक कोई ऑफिसर नहीं,
ठीक है, कोई नहीं है। पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में ऑफिसर तो छोड़ो आसपास भी कुछ नहीं है मेरे। तो अगर मैं तो बहुत खुश थी, अगर मैं हो जाऊंगी तो होता नहीं वो खानदान का चिराग जो कई जन्मों बाद एक आता है, जो ऑफिसर बन जाता है, फिर सीन चेंज हो जाते हैं पूरी जनरेशन का। तो मैं सोची थी मेरा वैसे ही कुछ होगा करके, तो थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, देखते हैं अगर आगे होता है तो मेरे ऐसा कोई बैकग्राउंड तो। लेकिन वही है कि अब वो किस्मत भी ऐसी थी कि मुझे कभी कोई मेंटर भी नहीं मिल पाया। अब इसकी तो मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी CGPSC की, तो इसमें तो था ही नहीं, पहले भी मेंटर नहीं थे मेरे कोई। तो मैं सजेस्ट करती हूँ हर किसी को कि एक मेंटर ढूंढो, किसी को भी ढूंढो, ठीक है, और थोड़ा अच्छा वाला जो टाइम दे आपको। ऐसा नहीं कि 500 की क्लास में 500 में बैठे हुए बिल्कुल है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, पर एक मेंटर बनाओ जो आपको टाइम दे पाए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, तो आप जो बोल रहे थे ना क्वेश्चन, मतलब उसका वही कह रही हूँ कि स्टूडेंट का भी उतना होता है, ज़्यादा स्टूडेंट का होता है, पर एक मेंटर की ज़रूरत होती है हर किसी को। आपकी जर्नी इजी हो जाएगी अगर आपके पास मेंटर होगा तो, ठीक है। फिर टाइगर का ये भी एक क्लास में मेंशन कर रही थी, है ना, कि टाइगर बताऊंगी करके। तो टाइगर के क्या कर रहा है, कॉलर लगा रहे हैं ये इकोलॉजी की क्लास में थोड़ा डिस्कस कर चुकी हूँ हल्का सा, ठीक है, कि जो टाइगर्स हैं हमारे, उन पे उनके गले में क्या कर रहे हैं, कॉलर्स लगवा रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। द फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट्स वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फीमेल टाइगर। अच्छा, एक और 3 चीते मर गए अभी तक, चीते एक और मर गया, ठीक है, 3 मर चुके हैं, जिसमें तीनों शायद फीमेल ही हैं, 3 फीमेल है, 2 फीमेल और 1 मेल है, ठीक है। तो 2 मरे थे, फिर एक मर गया है बाद में, तो लेके ही 8 आए थे, है ना, 3 मर गया, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। जल्दी जल्दी कुछ इनको करना चाहिए अब, नहीं तो ऐसे सारे मर जाएंगे। तो फीमेल टाइगर अभी थोड़े दिन पहले ही मरा है, 3-4 दिन पहले। द फीमेल टाइग्रेस वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम सूरजपुर, ठीक है, एंड रिलीज्ड, ठीक है। अचानक मार की बात हो रही है, ठीक है, अचानक मार से इनको निकाला गया है, और नेशनल NTCA करवा रहा है ये कॉलर वाला काम, ठीक है। NTCA इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए, आपको इसको पढ़ना है। इसमें मैं पढ़ाऊंगी, वैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ा दूंगी, लास्ट में कंजर्वेशन एफर्ट पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें NTCA आ जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जब आएगा तो NTCA आ जाएगा। भूपेश बघेल हैज डायरेक्टेड स्पेशल एफर्ट्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन अचानकमार टाइगर रिजर्व अंडर द गाइडेंस ऑफ मोहम्मद अकबर। एंड PCCF भी बताई थी उस दिन, है ना, कि ये कौन होते हैं, स्टेट के हाईएस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल होते हैं, ठीक है, PCCF, और उसके नीचे कौन होते हैं, CCF, ठीक है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और ये है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। ये स्टेट लेवल में होंगे और ये सर्कल्स में होते हैं। और कितने सर्कल्स हैं छत्तीसगढ़ में, 6, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, बिलासपुर ही सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है। मंडल भी बोलते हैं ना, हिंदी मंडल बोलते हैं उसको, सर्कल को, ठीक है। तो ये कौन है, हमारे सुधीर कुमार अग्रवाल, पर ये याद करने की ज़रूरत नहीं। The process of bringing 2 female and 1 male tiger from the tiger reserves of adjacent states are ongoing in Achanakmar. They are fitted with a radio collar by a team of wildlife doctors, ठीक है। It has been established to trace the movement of female tigress for the next 1 month with the help of staff, research scholar and Wildlife Institute of India, ठीक है। तो ये सब मैं बताई हूँ वैसे कि उनका जो सेंसस होता है, टाइगर सेंसस, उन पंजे से करते हैं उनके, है ना। तो अभी उनके मूवमेंट्स को ट्रेस करने के लिए, क्योंकि बाहर से लेकर आए, तो बाहर से लेकर आए हैं, तो जैसे चीता को भी बोल तो रहे थे लगाएंगे करके, ठीक है, पर लगा दिए हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं, चीता म्यांमार पहुंच गया, तो उसको तो वो लोग, जहाँ तक मुझे पता है, उसमें रखे हैं, छोड़ दिए। तो अकेले कहाँ जाएगा वो, म्यांमार, कल ही आया है, मैंने पढ़ा नहीं है ये चीज़, देख लूँगी। पर मुझे जहाँ तक पता था उनको एक लिमिटेड एरिया में रखे थे सर्वे। अच्छा, अब वो म्यांमार क्या करेगा जाके, वहाँ पता चला गृह युद्ध चालू हो गया, कोई एक पाकिस्तान पहुँच गया, वहाँ गृह युद्ध में ऐसे गायब हो गया वो, ठीक है। छोड़ने की ज़रूरत तो नहीं, ठीक है, चलो छोड़ दिए, तो अकेला कहाँ ही जाएगा, 1 आध 2 और भी रहते उसके साथ तो ठीक था, वो तो मर ही जाएगा ना फिर अकेला, या तो इंटरब्रीड करेगा, इंटरब्रीड में भी नहीं होता, तो इंटरब्रीड कहाँ से कर पाएगा। देखो क्या होता है, ठीक है।
तो क्या कह रहा है कि उनके मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए लगाए, ठीक है। तो जब भी बाहर से लेकर आते हैं तो उनको देखने के लिए, सर्विलांस करने के लिए लगाते हैं ये कॉलर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इट इज़ होपफुल दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फीमेल टाइगर्स इन अचानकमार विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द रिजर्व। तो कुछ नहीं है इसमें, बस कॉलर लगाया है, रेडियो कॉलर, ये याद रखें, तो देख भी लो, पकड़ के लगवा तो रहे हैं रेडियो कॉलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, सिल्क समग्र योजना। ये क्वेश्चन देख रही थी, उसमें पूछा था, चलो पहले कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। सिल्क समग्र योजना हैज़ बीन स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ टू प्रमोट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? हाँ, तो जैसे पिस्सी कल्चर मछलियों के लिए होता है, एक्वा कल्चर एक्वेटिक के लिए होता है, वैसे ही सेरीकल्चर सिल्क के लिए होता है, ठीक है। अब 5 डे ट्रेनिंग, ये भी क्या हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है। तो जो सेरीकल्चर के फार्मर्स हैं, जो लोग सिल्क फार्मिंग करते हैं, उनको ट्रेन करेंगे, ठीक है, सिल्क फार्मिंग के लिए। तो इट हैज़ बीन स्टार्टेड for technical upgradation of silk officers under the joint auspices of the Central Silk Board Bengaluru and the Silk Division of Village Industrial Department, ठीक है। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलुरु के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें वो क्या क्या करने वाले हैं, फार्मर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सिल्क प्रोडक्शन एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, क्लस्टर अप्रोच, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मलबेरी प्लांट्स। और छत्तीसगढ़ में टोटल 4 प्रकार के सिल्क होते हैं, छत्तीसगढ़ में चारों मिलते हैं, ठीक है। चारों सिल्क छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। क्या क्या होते हैं, एक मलबेरी होता है, क्या होता है, पक्का सारे के सारे चारों प्रकार के सिल्क जो है वो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, पर मलबेरी बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ये सब भी मिलता है वैसे तो, पर मलबेरी, और ये वाला क्यों हो रहा है, मलबेरी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो मलबेरी प्लांटेशन के लिए एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ठीक है। फिर देख लो, फिर अपने कुछ खास काम का नहीं है कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। एक बार रीड कर लो ताकि ये पता चल जाएगा कि सिल्क हमको ज़्यादातर कहाँ मिल रहा है। सरगुजा बलरामपुर, पूरा सरगुजा वाले एरिया में मिल रहा है, सरगुजा बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, फिर रायपुर, मुंगेली, बिलासपुर, ये पूरा नॉर्थ वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर नीचे क्या है, बस्तर, नारायणपुर एंड कोंडागांव, ठीक है। और कोसा कहाँ का फेमस है बहुत ज़्यादा, जांजगीर चांपा का, ठीक है। तो जांजगीर चांपा का कोसा फेमस है छत्तीसगढ़ का, तो ऑलमोस्ट उसी तरफ आसपास ही मिल रहा है सारा। और नीचे में से बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर में, ठीक है। फिर आगे देखो, द ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीजेज एंड पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मलबेरी प्लांट, सिल्कवॉर्म रेयरिंग मैनेजमेंट एंड प्रिकॉशंस, ठीक। इंटरनेशनल ट्रेनर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अब इंटरनेशनल लोगों को भी लेकर आए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और क्या है, अब सिल्क समग्र प्रोग्राम दे, सिल्क समग्र योजना 2 सिल्क एक्सपेंशन वर्क इज बिंग डन ऑन द इसमें क्या कह रहे हैं, जो सिल्क समग्र प्रोग्राम है कि प्राइवेट गवर्नमेंट एरियाज़ में तो होते ही हैं, ठीक है। जो प्राइवेट फार्मर्स हैं, मतलब प्राइवेट लैंड है, उसमें भी मोटिवेट कर रहे हैं फार्मर्स को कि आप सिल्क प्रोडक्शन करो। और उसके वो करने के लिए हम आपको क्या देंगे, हर प्रकार का इनपुट देंगे, ठीक है। आपको हम ट्रेनिंग देंगे, पैसे देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए, इनपुट्स जो भी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस आपको वो मतलब सिखाएंगे भी कि कैसे आपको वो चीज़ को आगे लेके जाना है, प्रोसेस करना है। प्लस आपको मार्केट भी प्रोवाइड करेंगे, आपका जो सिल्क प्रोड्यूस होगा उसके लिए मार्केट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ किसके अंडर है, सिल्क समग्र, नाम ही है समग्र, यानी शुरू से लेके इनपुट से लेके एंड तक, मार्केट तक आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये सिल्क एक्सपेंशन बीइंग डन ऑन द प्राइवेट लैंड ऑफ फार्मर्स इन प्राइवेट सेक्टर इन स्टेट, दे विल बी सेलेक्टेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द योजना इन ईयर 23-24 and preliminary preparations have been started for mulberry plantation। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कहीं ऐसे देख रही थी तो उसमें पूछा था कि सिल्क के लिए एक नई योजना स्टार्ट की गवर्नमेंट ने, तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे। एक था सिल्क समग्र योजना 1, एक था सिल्क समग्र योजना 2, और थोड़ा इसका नाम हम हल्का फुल्का चेंज कर दिया था, सिल्क समथिंग योजना और सिल्क समथिंग योजना, ऐसा कुछ। तो ध्यान रखना ये सिल्क समग्र योजना 2 है ये, ठीक है, ठीक, सिल्क समग्र योजना 2। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये कुछ नहीं है, छोटा सा प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है,
इंदिरा गोठान और कोटवार नाम से 2 बुक रिलीज की है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। रिलीज द बुक भारतीय गोधन रिटन बाय, ये आपको नाम याद रखना है, भारतीय गोधन रिटन बाय पंडित झबरमाल शर्मा इन द ग्रैटिट्यूड कॉन्फ्रेंस ऑफ पटेल एंड कोटवार एंड होम गार्ड्स एंड द ट्रेनिंग ऑफ, ठीक है, ये सब कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि भारतीय गोधन नाम की बुक किसने की है, झबरमाल शर्मा जी ने लिखी, ठीक है, और उसका क्या कर दिया, विमोचन भी कर दिया गया है। इट वॉज रिटन अबाउट 100 years ago, 100 साल पुरानी बुक है। इट हैज़ बिन रीपब्लिश्ड एंड रिलीज द बुक कोटवार रिटन बाय, ये भी याद कर लो। कोटवार नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है, भागवत जायसवाल ने, ठीक है। कोटवार यानी क्या होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं कोटवार, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर लिखा, और वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो भी उन्हीं के ऊपर हुआ है। देखो क्या लिखा है, देखो, ग्रैटिट्यूड कॉन्फ्रेंस फॉर पटेल कोटवार एंड होम गार्ड्स। पटेल भी एक्चुअली जब हिस्ट्री पढ़ोगे छत्तीसगढ़ का तो उसमें आएगा कि जैसे ये वाला पढ़े होगे, शिवाजी पढ़ा दिए क्या सर, मराठास नहीं पढ़ाएं, ठीक है। तो मराठास पढ़ोगे तो उसमें आएगा उनके मिनिस्टर्स होते थे और उनके ऑफिशियल्स होते थे, उनके अलग अलग नाम होते थे, फडनवीस और ये सब होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऑफिशियल्स थे। तो ये जो पटेल कोटवार ये सब ऑफिशियल्स ही हैं, ठीक है। तो कोटवाल कौन होता, कोटवाल तो अभी भी बोलते हैं कई जगह, कोतवाल साहब नहीं बोलते हैं। तो जो ऐसी थोड़े लोकल टाइप के पुलिस वाले या सिक्योरिटी गार्ड कह लो, उनको बोलते हैं कोतवाल, ठीक है। तो पटेल और ये सब बहुत सारे हैं, वो पढ़ोगे CG के GS में, ठीक। हाँ, उन्हीं के बारे में लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो बहुत सारे बरार पांडे और ये वो ऐसा करके बहुत सारा कुछ है। फिर क्या है, ये कुछ नहीं है, बस जान लो कि एक यंग साइंटिस्ट कांग्रेस हुआ है और इसमें बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला है। अब मैंने तो उसको इंक्लूड नहीं किया, हो सकता है पूछ दे वो, पर बहुत सारे हैं। तो अवार्ड का नाम याद रखोगे, फिर बच्चों का नाम याद रखोगे, क्या मतलब, छोड़ देना 2 नंबर में अगर आ जाएगा तो, ठीक। और वैसे मुझे लगता है नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि जो सिंगल एक आधा अवार्ड होते हैं उसको याद रखेगा इंसान, 50-60 अवार्ड कैसे याद रखें, तो 50-60 लोगों का नाम याद नहीं रख सकते। बस ये याद कर लो कि क्या हुआ है, यंग साइंटिस्ट कांग्रेस हुआ है 2023 में, ठीक है। और कहाँ हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में। इसमें कुछ काम का नहीं है, ये है हमारे काम की, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के 3 जो जवान हमारे शहीद हुए हैं नक्सल अटैक में, उनको कीर्ति चक्र प्रोवाइड किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये भारद्वाज जी हैं आई गेस, देख लेते हैं नीचे। द्रौपदी मुर्मू टुडे अवॉर्डेड द कीर्ति चक्र टू द 3 मार्टेड सोल्जर्स ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर द करेज एंड सेक्रीफाइस इन द नक्सल ऑपरेशन, ठीक है। इसमें कुछ काम का नहीं, यहाँ देख लो, सब इंस्पेक्टर शहीद सब इंस्पेक्टर मिस्टर दीपक भारद्वाज, जो सबसे ऊपर जिनकी फ़ोटो थी वो दीपक भारद्वाज जी थे, ठीक है। फिर दूसरे हेड कांस्टेबल मिस्टर सोधी नारायण एंड मार्टिर STF हेड कांस्टेबल मिस्टर श्रवण कश्यप, ठीक है। इतना गवर्नमेंट करती है नक्सलों के लिए, मिलेगा, पर अब क्या, घर वालों को पैसे से क्या ही फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे देते नहीं है, ठीक है। हाँ मिलेगा, देखो मिलेगा तो सब चीज़, लेकिन बात वही होती है ना कि आप उस इंसान को कंपनसेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत बुरी बात है ये चीज़ कि देश के अंदर ही मार दिया जा रहा है। एक बट बॉर्डर एरियाज़ का फिर भी वैसे समझ वो भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आप मान सकते हो कि दूसरा देश है, उनको क्या, अपने ही देश के अपने ही लोग हैं, हमारे ही ट्राइबल्स हैं जो नक्सल हैं, वो छत्तीसगढ़ के ही ट्राइबल लोग हैं, अब वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो बहुत गलत चीज़, और कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं वो, ठीक है। वो दीपक भारद्वाज जी जो फ़ोटो लगी है, इस लुक, और ये लोग सारे यंग ही होते हैं यार, ठीक है। कश्यप जी और ये उनकी वाइफ भी है, देखो उनको आप कितने भी पैसे दे दोगे, यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड एंड हर सन,
ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो क्या है, राष्ट्रपति भवन में इनको कीर्ति चक्र सम्मानित किया गया। ठीक है, शी प्रेजेंटेड कीर्ति चक्र टू प्रांतिका भारद्वाज, वाइफ ऑफ शहीद दीपक भारद्वाज। दिस, और श्रीमती एक्स्ट्रा लिखा गया। दिस 3 जवान्स हैव बीन अवॉर्डेड कीर्ति चक्र बाय द प्रेसिडेंट। वही थोड़ा बार बार लिख दिया। ठीक है, बीजापुर के बस्तर रीजन में नक्सल ऑपरेशन के दौरान ये शहीद हो गए थे। सब इंस्पेक्टर वॉज अ रेसिडेंट ऑफ पहरीद माल खरोदा इन जांजगीर चांपा एंड कांस्टेबल सोधी नारायण ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट पुनूर। ये याद तो नहीं करना है आपको, पर पता रहना चाहिए। जांजगीर चांपा के थे दीपक भारद्वाज। चलो ठीक है। हाँ जी। जो अवार्ड्स रहते हैं ना, तो वो उनके टाइप्स रहते हैं, अलग-अलग कैटेगरीज। तो उसमें फेस ऑन एनिमी और फेस ऑफ एनिमी रहता है। इसका मतलब क्या है? फेस ऑन एनिमी एंड फेस ऑफ एनिमी, तो मुझे भी नहीं पता, मैं देख के बताऊँगी। ठीक है, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आज इतना ही करते हैं। टाइम हो गया है कि नहीं हुआ है? हो ही गया ऑलमोस्ट। तो ठीक है, नीचे वाला एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल तो है पर उसको मैंने कैटेगराइज नहीं कर पाई हूँ अभी, क्योंकि फिर रिज़ल्ट की अफवाहें स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि करेंगे, देखेंगे, पर फिर रह गया ये। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फाइनेंशियल ऐसे, इसको नेक्स्ट क्लास में कर दूँ कि बता दूँ ऐसे? ये मैं खुद भी नहीं पढ़ पाई हूँ इसको, क्योंकि ठीक है नेक्स्ट में कर लेंगे। पहले वाला ये लो, लिख लो। और फोटो देखनी है क्या? नहीं, वो हेडलाइन क्या था? परम कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र फॉर 3 मार्टिर सोल्जर्स।